फाउंडर्स के जो शेयर्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। आफ्टर साइनिंग कोई सरप्राइजेस ना हो। स्टार्टअप वर्ल्ड इज स्टिल स्मॉल, देयर इज अ स्मॉल कम्युनिटी ऑफ फाउंडर्स, देयर इज अ स्मॉल कम्युनिटी ऑफ इन्वेस्टर्स, in this entire ecosystem it's important to have the founder very happy because the founder is going to take care of your money. हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और स्वागत है आपका इस सीरीज के अगले पार्ट के अंदर। तो आज हम अलग तरीके से बात करने वाले हैं फंड रेजिंग के बारे में। कुछ वीडियोस पहले हमने बात करी थी फंड रेजिंग के अंदर कैसे वैल्यूएशन डिसाइड होती है, कैसे क्या होता है, आपको पूरा सिखाया गया था। आज हमारे साथ में कॉर्पोरेट लॉयर है और वो आपको टेक्निकलिटीज़ बताएंगे कि जब भी आप फंड रेज कर रहे हो तो जहाँ साइन कर रहे हो क्या वहाँ पे लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब है, किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। और हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि उन जो क्लॉज होते हैं वो इन्वेस्टर फ्रेंडली होते हैं या फिर फाउंडर फ्रेंडली होते हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे उनके बारे में। Hi, my name is Jay Parekh. I am a partner at a law firm, L&L Partners, formerly called Luthra and Luthra Law Offices. As a law firm, we not only help founders in their fundraising, but also several other important legal aspects, right from their journey of starting up to, let's say, even their IPO. इसके अलावा हम और भी काफ़ी काम करते हैं बाकी कंपनीज़ के साथ, जैसे M&As हो गए, मर्जर्स एंड एक्विजिशन ट्रांजैक्शंस, प्राइवेट इक्विटी फंड रेजिंग वेयर वी एक्ट फॉर द इन्वेस्टर्स एंड सो ऑन एंड सो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये डिस्कशन हिंदी में रहने वाला है। ठीक है, आप अभी चलो इंग्लिश में बात करने का, हिंदी में बात करेंगे। ठीक है, जी, कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि मैं एक फाउंडर हूँ और मुझे फंड रेजिंग करनी है, तो पहली चीज़, क्या इन्वेस्टर्स भी आप ढूंढ के देते हो? नहीं, इन्वेस्टर्स एक्चुअली या तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं जो इन्वेस्टर्स लाके इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स को मिलाते हैं। बहुत सारे ऐसे एंजल इन्वेस्टर्स हैं जो खुद ही इस स्टार्टअप वर्ल्ड में इतने एक्टिव रहते हैं कि उन्हें थ्रू सम अदर स्टार्टअप्स वेयर देव हेल्प्ड इन फंड रेजिंग उन्हें कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं एंड दे आर एबल टू कनेक्ट फाउंडर्स हु आर फंड रेजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इन्वेस्टर। ठीक है, तो मेरे पास एक स्टार्टअप है जो कि ठीक ठाक चल रहा है। अब मेरे को एक इन्वेस्टर ने अप्रोच किया जो मुझ में इन्वेस्ट करना चाहता है। अब मैं आपके पास आता हूँ, व्हाट्स नेक्स्ट? सो आई एम अज्यूमिंग कि ये एंजल राउंड होगा because typically the first round is FFF, friends, family and fools. उसके बाद आपके एंजल इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। तो एंजल इन्वेस्टर्स टिपिकली फाउंडर्स के पास आते हैं और the first question that they ask is what is it that you require the funds for, right? और अगर ये एंजल इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में फिट करता है तो then the angel investor actually wants to take this ahead. और फिर initially of course एक level of comfort important है before even deal making. So investor and the founder would sit across the table, want to know each other, right? Because investing in the company is one thing, but आपको you have to be comfortable with the founder as well. कि आपको founder कैसा लगा, founder के क्या ईथॉस है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इस स्टेज पे। सो वंस बोथ द इन्वेस्टर एंड द फाउंडर आर कंफर्टेबल, दे नो ईच अदर और एक दूसरे के साथ अगर उनकी काफ़ी अच्छी तालमेल हो जाती है तो फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बातें होती हैं। सो पहली चीज़ तो होती है एज आई सेड कि फंड्स किसके लिए चाहिए, राइट? तो वो अगर एंजल इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में फिट होता है तो देन उसके बाद वो वैल्यूएशन की बात करते हैं, जो आपने ऑलरेडी you're aware of that. वंस वैल्यूएशन और यूज़ ऑफ प्रोसीड्स, यूज़ ऑफ फंड्स जो है ये सब क्लियर हो जाए तो उसके बाद देन द इन्वेस्टर वांट्स टू सीरियसली इनिशिएट द डिस्कशन। और सबसे पहली चीज़ तो एज टर्म शीट साइन होती है। अब टर्म शीट क्या होती है? टर्म शीट बेसिकली एक छोटा सा डॉक्यूमेंट होता है, 2 पेज से लेके 10 पेज तक भी होता है, जिसमें इन्वेस्टर और फाउंडर जो हैं वो अग्री करते हैं कि हमारे ब्रॉड कमर्शियल टर्म्स क्या रहेंगे इस इन्वेस्टमेंट के। सो नॉट ओनली द इन्वेस्टमेंट, द वैल्यूएशन, द अमाउंट, द डाइल्यूशन, इसके अलावा काफ़ी बाकी सारे टर्म्स भी आ जाते हैं, जैसे एग्जिट रिलेटेड जो पॉइंट होते हैं
एंजल के, और रिस्ट्रिक्शंस जो होते हैं जो इन्वेस्टर्स फाउंडर्स और उनकी कंपनी पे डालना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्शंस जैसे फर्दर फंड रेजिंग आप कैसे करोगे और किस वैल्यूएशन पे करोगे, फाउंडर्स जो है ये इनके आपस में, इफ़ देयर इज़ मोर देन वन फाउंडर, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम दी इन्वेस्टर्स थिंकिंग, कि इनके बीच में जो है ये रिलेशन कैसा आगे रहेगा। तो बहुत बार इन्वेस्टर्स एक्चुअली इंसिस्ट भी करते हैं कि फाउंडर्स जो है आपस में एक एग्रीमेंट कर ले, जिसे फाउंडर्स एग्रीमेंट कहते हैं, कि फाउंडर्स के बीच में जो है लेट्स से दे कलेक्टिवली ओन, इफ़ दे हैव नॉट रेज्ड एनी फंड्स अर्लियर, कि 100% ओन करते हैं, तो उनके बीच में जो है ये शेयर होल्डिंग जो है ये कैसे आगे जाके इसका ट्रीटमेंट कैसा रहेगा। एक फाउंडर अगर निकलता है तो इसका ट्रीटमेंट कैसा रहेगा, और किस टर्म्स पे निकलता है अगर फाउंडर अगर निकलना चाहे तो इन्वेस्टर भी ये सब जानना चाहता है, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट भी अफेक्ट होती है अगर कोई एक फाउंडर बाहर जाता है। और इम्पॉर्टेंटली एक फाउंडर जो कंपनी चला रहा है, फॉर एग्जांपल लेट्स से 3 फाउंडर हैं, एक CEO है, एक COO है, एक CTO है और CFO। तो लेट्स से अगर CFO जाता है, या फिर आजकल के एज में वी डीलिंग विद अ लॉट ऑफ टेक स्टार्टअप्स, राइट, तो CTOs आर ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। सो अगर कोई CTO जाता है तो उसके एग्जिट के टर्म्स क्या होंगे, और किस टर्म्स पे वो जाएंगे, और वो टर्म्स क्या होते हैं, मतलब क्या क्या टर्म्स होते हैं उसके अंदर, क्या क्या आता है? मेन तो इन्वेस्टर जानना चाहता है कि अगर आप कोई भी फाउंडर अगर बाहर जाता है तो उनकी शेयर होल्डिंग जो है किस वैल्यूएशन पे खरीदेंगे, या फिर हो सकता है ऐसा भी ट्रीटमेंट हो कि उसकी शेयर होल्डिंग किसी एक पूल में डाल दी जाए, वो पूल आगे जाके कोई ESOP पूल बन सकता है बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए, या फिर कभी कभार इन्वेस्टर ये भी चाहता है कि वो शेयर होल्डिंग वो खुद खरीदे। तो मेन चीज़ तो उसमें वैल्यूएशन होती है। वैल्यूएशन मतलब एक पहले फिक्स कर देते हैं, या फिर कहते हैं करंट वैल्यूएशन के इतने डिस्काउंट पे ले गए या फिर इतने अप पे ले गए, ऐसा कुछ? तो वो इवेंट पे डिपेंड करता है। अगर इवेंट कोई दुखद इवेंट हो, फॉर एग्जांपल सम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, तो उस पर डिस्काउंट आ जाता है। या फिर बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलती है कि दी फाउंडर इज़ एक्चुअली परमानेंटली डिसेबल्ड, फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर अनफॉर्चुनेटली ही डाइज, तो उस केस में उसकी शेयर होल्डिंग कैसे डिवॉल्व होती है। तो टिपिकली ऐसे दुखद इवेंट पे तो इन्वेस्टर ये नहीं चाहता है कि डिस्काउंट पे उसकी शेयर होल्डिंग खरीदी जाए, तो आई थिंक वो फेयर वैल्यू पे होती है, राइट। बट देयर इज़ नथिंग दैट्स कास्ट इन स्टोन, ये सब नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है। और मैं आपको जो बता रहा हूँ टिपिकली बेसिकली ब्रॉडली जनरली जो देखने को मिलता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बट अदरवाइज देयर आर अदर फार्मूला ऑल्सो, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिस्कशंस बिटवीन द फाउंडर्स एंड द इन्वेस्टर। जितना मैं समझा मैं आपको बताता हूँ। फाउंडर एग्रीमेंट हो गया, मल्टीपल फाउंडर्स के बीच में बनेगा, और उसका रीज़न ये है कि कल को अगर एक फाउंडर जाता है तो कैसे इक्विटी जाएगी। अब वो फाउंडर जाता है इन द सेंस उसकी मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, फ्रॉड हो सकता है, वो खुद से छोड़ना चाहता है, या कुछ दुखद इवेंट होता है, ये तीनों चीज़ें हो सकती है। और उसकी पहले से ही क्लॉज बना दिया गया, अगर इफ़ दिस तो ऐसा, इफ़ दिस तो ऐसा, इफ़ दिस तो ऐसा। बहुत बार फाउंडर्स एग्रीमेंट एक्चुअली इनकॉर्पोरेट किया जाता है शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में भी। ये आगे का एडवांस डॉक्यूमेंटेशन एक बार टर्म शीट हो जाए तो टर्म शीट के बाद एक इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट बनती है। इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के साथ एक शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट बनती है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि सारे शेयर होल्डर जो हैं ये आपस में हाउ विल दे डील विथ देयर इंटर से राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। तो बहुत बार फाउंडर्स एग्रीमेंट शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट एज आई सेड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वेस्टर टू नो इफ देयर आर मल्टीपल फाउंडर्स कि उनके बीच में तालमेल कैसा है, क्या रिलेशनशिप है। वंस दैट इज़ इन्वेस्टर सेटिस्फाई हो जाता है कि सब ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद दे टेक द नेक्स्ट स्टेप ऑफ डिसाइडिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट। अगर मैं फाउंडर्स एग्रीमेंट की बात करके चलूँ, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए? सो फाउंडर्स एग्रीमेंट में जैसे मैंने कहा कि फ्रॉम अ फाउंडर्स पर्सपेक्टिव उसको देखना है कि वेदर ही इज़ गोइंग टू बी ट्रीटेड फेयरली, राइट। अगर कोई ऐसा दुखद इवेंट होता है तो उसके शेयर्स क्या उसके फैमिली के पास जाएंगे,
या फिर उसके शेयर्स जो हैं ये किसी फेयर वैल्यू पे बाकी फाउंडर्स पे को डिवॉल्व हो जाए या फिर इन्वेस्टर को चले जाए। तो बेसिकली ये सारा डिस्कशन जो है ये फेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि इन्वेस्टर भी जो है ही ट्राइज टू प्रोटेक्ट हिज इंटरेस्ट and the founder tries to protect his interest. So there's always a tussle, some little bit of tension, right, at that point in time. So main चीज़ तो founders agreement में यही है, जैसे मैंने कहा कि उन्हें ये देखना है कि अलग अलग इवेंट्स पे जो एग्जिट रिलेटेड प्रोविजंस जो हैं, जो फाउंडर्स के जो शेयर्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, whether that is fair on both the parties. अब मैं टर्म शीट पे आता हूँ। अब टर्म शीट में क्या क्या आ रहा है कि कौन सा फाउंडर है, किस किस का क्या क्या है, हम कितनी % इक्विटी दे रहे हैं, किस वैल्यूएशन के ऊपर दे रहे हैं, और साथ में एग्रीमेंट आ रहा है हमारा कौन से फाउंडर्स के पास में क्या क्या है। सो हमने बात कर ली फाउंडर्स एग्रीमेंट के बारे में। तो ये टिपिकली टर्म शीट के अराउंड होता है या टर्म शीट के बाद होता है, बट इट इज़ प्रायर टू द इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंटेशन। बट जहाँ तक टर्म शीट की बात होती है, सो टर्म शीट जैसे मैंने कहा एक पहला अग्रीमेंट होता है इन्वेस्टर और फाउंडर्स और कंपनी के साथ। इसमें इन्वेस्टमेंट टर्म्स आ जाते हैं, जैसे आपने कहा कि कितने वैल्यूएशन पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, कितना डाइल्यूशन हो रहा है कंपनी में। टिपिकली इस स्टेज पे तो कोई फाउंडर के कोई सेकेंडरी ट्रांजैक्शन नहीं होता, फाउंडर अपने शेयर्स नहीं बेच रहा होता है बिकॉज द फाउंडर इज़ लुकिंग फॉर फंड्स टू कम इन टू द कंपनी। तो डाइल्यूशन एट कंपनी के लेवल पे शेयर्स इशू किए जाते हैं, तो सारे शेयर होल्डर्स जो हैं उस समय डाइल्यूट होते हैं। तो कितना डाइल्यूशन है, कितना वैल्यूएशन है और क्या प्राइस पे शेयर्स इशू हो रहे हैं, ये हो गए ब्रॉड कमर्शियल टर्म्स। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं लीगल टर्म्स पे। तो उसमें बेसिकली जनरली ये लिखा है देयर आर प्रोविजंस लाइक रिप्रेजेंटेशंस एंड वारंटीज, वेयर ये कहा जाता है कि इन्वेस्टर बेसिकली एक स्टेटमेंट लेता है फाउंडर्स से और कंपनी से कि जनरली वॉट एवर दे आर डूइंग इज़ इन कंप्लायंस विथ लॉ। ठीक है, वेरी ब्रॉडली स्पीकिंग। बट ये रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज टर्म शीट लेवल पे काफ़ी काफ़ी सिंप्लीफाइड होती हैं। इन्हें हमें एक्सपैंड किया जाता है इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंटेशन में, तो मैं उसकी बात करूँगा बाद में। तो रिप्रेजेंटेशन वारंटीज़ हो गई, कमर्शियल टर्म्स हमने डिस्कस कर ही लिए। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोथ साइड्स आर अग्रीएबल ऑन कीपिंग द टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंशियल। और ये वो होता है ऑप्शनल होता है या फिर मैंडेटरी होता है? सो टर्म शीट जो है, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। टर्म शीट्स आर जनरली नॉन बाइंडिंग इन नेचर, राइट? बिकॉज नॉन बाइंडिंग क्यों होता है? बिकॉज टर्म शीट के बाद ड्यू डिलिजेंस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वेयर इन्वेस्टर कंडक्ट्स लीगल, टेक्निकल, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग ड्यू डिलिजेंस ऑन द टारगेट कंपनी। तो वंस ड्यू डिलिजेंस में सब क्लियर हो जाए तो उसी के बाद वो इन्वेस्टमेंट जो है वो वो पक्की हो जाती है, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंटेशन जो बाइंडिंग होते हैं तब साइन किए जाते हैं। इसीलिए टिपिकली टर्म शीट जो है उसको नॉन बाइंडिंग रखी जाती है, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन टर्म्स, जैसे कभी कभार एक्सक्लूसिविटी आ जाता है, राइट? इन्वेस्टर और फाउंडर जो है ये दोनों चाहते हैं कि अगर हम इस लेवल पे बात कर रहे हैं, इस एडवांस स्टेज पे बात कर रहे हैं, तो हम दोनों और किसी से बात नहीं करेंगे फॉर लेट्स से 3 मंथ पीरियड। ठीक है, इन्वेस्टर को भी उससे कॉन्फिडेंस आता है कि ये फाउंडर जो है ये हमारा टाइम ना वेस्ट करे, हमारे साथ टर्म शीट साइन करके किसी और से भी बात कर रहा है फंड रेजिंग की, तो हो सकता है हमसे फंड्स ना ले, तो हमने जो टाइम, एफर्ट, रिसोर्सेज जो डाले ये वेस्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए एक्सक्लूसिविटी एक बाइंडिंग प्रोविजन हो जाती है इसमें, और 1 महीने से लेकर 3 महीने तक कुछ भी एक एक्सक्लूसिविटी टर्म होता है, एक पीरियड होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी हो जाती है कि यू विल कीप द टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंशियल। फिर आपके अगर वैल्यूएशन तब तक फिक्स हो गई है प्री ड्यू डिलिजेंस, कम ही होता है ऐसा, बट ऐसे दोनों चीज़ें देखी हमने। अगर वैल्यूएशन फिक्स हो गई तो बहुत बार फाउंडर ये भी कहता है कि आप फिक्स कर लो वैल्यूएशन टर्म शीट के स्टेज पे, और इसे भी बाइंडिंग रखते हैं, तो कभी कभार वो भी होता है। और जो गवर्निंग लॉ और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक प्रोविज़न होता है कि दिस टर्म शीट इज़ गवर्न्ड बाय इंडियन लॉज
और हमारे बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हम मुंबई के कोर्ट्स में डील करेंगे या फिर आर्बिट्रेशन में जाएंगे। तो ये टिपिकली बाइंडिंग प्रोविजंस हो जाते हैं टर्म शीट में। बाकी सारे प्रोविजंस जो होते हैं वो नॉन बाइंडिंग इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो टर्म शीट की बात करते हैं। टर्म शीट में एक तो वैल्यूएशन रिलेटेड सारी चीज़ें आ गई, जियो कमर्शियल एस्पेक्ट्स आ गए। दूसरा लीगल आ गया कि आप जीएसटी फाइल कर रहे हो, आप जो भी रिटर्न्स होती है वो सब कुछ यू जनरली इन कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉ, राइट। और फिर वो प्रोविजंस होते हैं जिसमें कहा जाता है कि हम एक टाइमलाइन वाला प्रोविज़न होता है कि हम अगले 2 महीने तक आप पे ड्यू डिलिजेंस करेंगे। तो आप पूरा कोऑपरेट करोगे हमारे साथ, सारे डॉक्यूमेंट्स दोगे। फिर एक प्रोविज़न होता है जो कहता है कि ड्यू डिलिजेंस सेटिस्फैक्ट्री हुआ तो इसके बाद हम ये डॉक्यूमेंट्स एंटर करेंगे। फिर मैंने जैसे कहा ये कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोविज़न आ जाते हैं और एक्सक्लूसिविटी आ जाती है और गवर्निंग लॉ और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। टिपिकली ये है ब्रॉड फ्रेमवर्क टर्म शीट का। ठीक है। अब जैसे आपने बोला कि एक्सक्लूसिविटी है, वो ऑप्शनल है। अगर जैसे एग्जांपल के लिए एक्सक्लूसिविटी का एज अ फाउंडर पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है, तो ये ऑप्शनल भी होता है फाउंडर के पास में। तो हमने 2 टाइप की टर्म शीट्स देखी हैं जिसमें एक्सक्लूसिविटी होती भी है और जिसमें एक्सक्लूसिविटी नहीं भी होती है, राइट। और अगर एक्सक्लूसिविटी होती भी है तो उसमें पीरियड कभी कभार काफ़ी शॉर्ट होता है, 30 दिन का होता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल बहुत फाउंडर्स जो हैं वो जल्दी फंड्स रेज करना चाह रहे होते हैं। सो दे डोंट वांट टू बी बॉक्ड डाउन, दे डोंट वांट टू बी टाइड डाउन टू अ लॉन्गर पीरियड कि हाँ अगर इस इन्वेस्टर के साथ बात नहीं बनी तो फिर मैं क्विकली दूसरे इन्वेस्टर के पास जाना चाहूँगा। तो मैं ठीक है 15 से 30 दिन या मैक्सिमम 1.5 महीने दे सकता हूँ इस इन्वेस्टर को ड्यू डिलिजेंस के लिए। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन। बट एज आई सेड फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट प्रोविज़न रह जाता है कि अगर हम अपना टाइम एनर्जी रिसोर्सेज डिवोट कर रहे हैं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, आप पे स्टडी कर रहे हैं और हमने एजेंसीज अपॉइंट की, हमने लॉ फर्म अपॉइंट की है, हमने सीए फर्म अपॉइंट किया है, हमने हो सकता है बिग 4 अपॉइंट किया है आपके ड्यू डिलिजेंस करने के लिए। तो इफ़ वी आर गोइंग आउट ऑफ पॉकेट एंड टिपिकली आउट ऑफ पॉकेट तो वो नहीं होते हैं, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ती है तो उस इन्वेस्टमेंट से वो अमाउंट्स जो है वो डिडक्ट किए जाते हैं। ओके, मैं यही पूछने वाला था। हाँ, तो 90% ऑफ द टाइम्स ये जो कॉस्ट जो होते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट में एडवाइज़र की फ़ीस आ जाती है मेनली, और दूसरी होती है स्टैम्प ड्यूटी। तो ये जो है जनरली ये टारगेट कंपनी बेयर करती है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि मैं 10 करोड़ का राउंड रेज कर रहा हूँ। अब ड्यू डिलिजेंस के 2 करोड़ लग गए। मैं जिससे कर रहा था उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो मैकेंजी चाहिए और मुझे तो लॉ फर्म भी ऐसी चाहिए, मुझे तो सीए भी यह चाहिए, और ड्यू डिलिजेंस में मैंने तो अपने एंड से पूरा कोऑपरेट किया। अब ड्यू डिलिजेंस से 2 करोड़ लग गए, मेरे को तो बहुत मोटा लॉस हो गया। वो कैप किया जाता है टिपिकली। और ये इस टाइप के ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होते हैं वो काफ़ी लेट स्टेज, काफ़ी एडवांस्ड स्टेज पे जो कंपनी होती है ग्रोथ कैपिटल जब रेज करती है तब इस टाइप के ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगते हैं। बट if you're looking at angel round or a series ABC, right, the company size is not so big, इस टाइप के ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं दिखते हैं। कितना होता है? Again, there is no fixed range. Transaction costs could be around 1 to 2%. ओके, ठीक है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि काफ़ी बार इन्वेस्टर्स जो होते हैं दे आर सो एक्साइटेड विद द फाउंडर एंड द फाउंडर्स आइडिया, राइट। वो बहुत बड़ी ड्यू डिलिजेंस नहीं भी करते हैं। वो बोलते चलो हम गुड फेथ के बेसिस पे लेट्स गो अहेड एंड डू दिस। अगर स्पेशली अगर कंपनी नहीं हो, कंपनी इज जस्ट सॉर्ट ऑफ 6 month ओल्ड, ठीक है, तो उसमें ड्यू डिलिजेंस करने लायक कुछ है ही नहीं। कोई कंपनी की लाइफ टाइम में तो मतलब इट्स जस्ट स्पेंट लाइक 6 months। तो 6 months में क्या ही कंपनी के अफेयर्स इतने बढ़ गए होंगे, लीगल अफेयर्स और अकाउंटिंग या फिर टेक्निकल एस्पेक्ट्स। तो बहुत बार इतनी अर्ली स्टेज पे अगर कंपनी होती है तो ड्यू डिलिजेंस होती भी नहीं है, तो एंजल इन्वेस्टर्स गुड फेथ पे आगे बढ़ जाते हैं, तो ट्रांजैक्शन टाइमलाइन कम हो जाती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाते हैं। ये जो आपने बताया मेरे को कॉस्ट जो बेयर कर दी है, ये भी टर्म शीट में लिखा है? हाँ जी, ये भी टर्म शीट में लिखा होता है। अब टर्म शीट में जितनी भी टर्म्स है वो जिससे मैं इन्वेस्टमेंट रेज कर रहा हूँ वो डिसाइड करेंगे या फिर मैं भी कर सकता हूँ? जैसे मुझे एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर चाहिए,
तो अगर मुझे कुछ चाहिए कि वो मेरी इस XYZ चीज़ में हेल्प करेगी तो टर्म शीट में वो भी करवा सकता हूँ अपने एंड से। यू नो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इस अर्ली स्टेज पे तो मतलब डिफिकल्ट है। आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू से और हिंट एट इज यू नो एडवाइजर इक्विटी और समथिंग लाइक दैट, कि कंपनी के पास एडवाइजर हैं और उन्हें इक्विटी देनी है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है इस स्टेज पे कि वो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो फ्रीज कर दिया जाए। एंजल इन्वेस्टर जो है वो बेसिकली जानना चाहेंगे कि आपने किसको किसको कैपिटल कमिट किया है। तो जैसे एडवाइज़र इक्विटी हो गया, बहुत बार ये ओरली कमिट कर दिया जाता है बट ये शेयर कैपिटल में दिखता नहीं है। फाउंडर्स के बीच में भी ऐसा बहुत बार होता है कि यू नो वन फाउंडर इज ओनिंग 100% बट ही इज़ कमिटेड कि आई विल गिव द अदर 2 फाउंडर्स 20% ईच, राइट। बट ये यू नो उन्होंने अभी तक किया नहीं है। तो एंजल इन्वेस्टर बिफोर इन्वेस्टिंग ये कहेगा कि आप ये सब जो है अपना कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, कैप टेबल जो है, इसे क्लीन कर दो। जिसको जिसको आपने यू नो कमिट किया है कैपिटल वो आप इश्यू कर दो या ट्रांसफ़र कर दो, उसके बाद ही हम इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि इन्वेस्टर ये नहीं चाहेगा कि एक बार वो आ जाए तो उसके बाद यू नो कैप टेबल जो है वो यू नो रैंडमली चेंज होता रहे, ऐसा तो कोई इन्वेस्टर नहीं चाहेगा। तो अब ये हो गया मेरा, और अभी पक्का नहीं है कि मेरे को पैसे मिलने वाले हैं। टर्म शीट साइन करने के बाद में उन्होंने ड्यू डिलिजेंस करी, मतलब उन्होंने पूरा मेरी कंपनी के बारे में रिसर्च किया कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है या नहीं है। मैंने तो कहा मैंने इतने डाउनलोड्स कर लिए, इतना रेवेन्यू है, ये वो क्रॉस चेक कर रहे हैं। अब मान के चलते हैं कि वो सब सही है, तो मुझे 100% श्योर है कि पैसा मिलेगा। एंजल इन्वेस्टर विल नॉट साइन द टर्म शीट। कोई भी इन्वेस्टर टर्म शीट नहीं साइन करेगा अगर वो रेडी नहीं है कैपिटल कमिट करने को, ठीक है। द ओनली एट द टाइम ऑफ signing the term sheet, the only you know factor which may change the investment decision is due diligence. तो एक बार ड्यू डिलिजेंस सेटिस्फैक्ट्री हो जाए तो एंजल इन्वेस्टर यू नो आगे बढ़ के यू नो 99.9% ऑफ द केसेस में इन्वेस्ट करता ही है, क्योंकि फिर इतना टाइम स्पेंड करने का कोई यू नो मतलब नहीं बनता है। अगर यू नो कमिट कर दिया, टर्म शीट साइन कर ली, ड्यू डिलिजेंस भी कर लिया, बट ड्यू डिलिजेंस में सब कुछ ठीक आया, देयर इज़ नो रीज़न एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करे उसके बाद। अगर ड्यू डिलिजेंस में कुछ निकलता है, फाउंडर्स के बैकग्राउंड में कुछ निकलता है, बहुत बार इन्वेस्टर्स फाउंडर्स के बैकग्राउंड भी चेक करवाते हैं, तो अगर इसमें कुछ गड़बड़ निकलती है तो फिर ऑब्वियसली वो आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे। बट अदरवाइज तो अगर ड्यू डिलिजेंस सेटिस्फैक्ट्री है कंपनी के लेवल पे, फाउंडर्स के लेवल पे, तो इन्वेस्टर यू नो मोस्टली इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया एज अ फाउंडर अगर मेरे पास टर्म शीट साइंड है और मैंने कुछ गलत नहीं किया हुआ, मेरे को सब कुछ बैकग्राउंड सही है, तो मैं बाय डिफॉल्ट मान के चलूँ मेरा फंड रेजिंग हो गया। ये आई मीन दैट्स द रूल ऑफ द थंब। मतलब ऐसी होता है नहीं। अदरवाइज क्या होता है, अगर फाउंडर जो है, फाउंडर ने मना कर दिया कैपिटल लेने से, इतने यू नो यू वॉक्ड सो फार टुगेदर, 2-3 महीने साथ में बिताए, फाउंडर को परहैप्स कोई दूसरी वैल्यूएशन मिल गई जो अच्छी है, राइट। तो ऐसा होता है कि यू नो दिस वर्ल्ड इज स्टिल स्मॉल, स्टार्टअप वर्ल्ड इज स्टिल स्मॉल, देयर इज़ अ स्मॉल कम्युनिटी ऑफ फाउंडर्स, देयर इज़ अ स्मॉल कम्युनिटी ऑफ इन्वेस्टर्स, तो वो नाम खराब हो जाता है। तो यू नो फाउंडर्स को भी ये सोच के चलना चाहिए कि अगर वो किसी एक इन्वेस्टर के साथ एक वैल्यूएशन पे कमिट हो जाता है तो उसे भी उस वैल्यूएशन पे फंड्स रेज करने चाहिए, ना कि आगे जाके वो मना कर दे क्योंकि उसे बेटर वैल्यूएशन मिला। हाँ, बहुत बार ऐसा यू नो नेगोशिएशन भी होती है कि यू नो हमें थोड़ा सा बेटर वैल्यूएशन मिला है, ओरली किसी से बात की थी और समवन अप्रोच्ड अस एंड सेड वी विल गिव यू दिस वैल्यूएशन। सो इवन आफ्टर टर्म शीट इफ़ यू गो टू द इन्वेस्टर एंड से कि हाँ बेटर वैल्यूएशन मिल रहा है, अगर आप कुछ यू नो अपना वैल्यूएशन बढ़ा दो, तो बहुत बार ऐसा भी देखने को मिला है कि इन्वेस्टर जो है थोड़ा सा बढ़ा भी देता है, जस्ट सो दैट यू नो द फाउंडर इज हैप्पी। यू नो इन दिस एंटायर इकोसिस्टम इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव द यू नो फाउंडर वेरी हैप्पी, बिकॉज द फाउंडर इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर मनी। फाउंडर आपको रिटर्न देगा, फाउंडर बिजनेस बनाएगा, आपको रिटर्न देगा। फाउंडर को भी हैप्पी रखना ज़रूरी है। अब एक और इसमें क्लॉज निकल के आया कि अगर पैसा नहीं होता, अगर फंडिंग रेज नहीं होती, ड्यू डिलिजेंस में कुछ फंस जाता है, या फिर फाउंडर कहता है कि मुझे तो यहाँ से डबल वैल्यूएशन मिल रही है, आप दे दो कुछ, मैं आपके साथ चाहता हूँ करना, और वो एग्री नहीं करते, तो जो कॉस्ट आई है ड्यू डिलिजेंस की वो कौन देगा? नहीं, ये फाउंडर ही पे करेगा। अच्छा, फिर फाउंडर पे? हाँ, ये फाउंडर पे करेगा। अगेन 99% ऑफ द केसेस में फाउंडर पे करता है। अगर फाउंडर मना कर रहा है तो
और अगर ड्यू डिलिजेंस में कोई इशू आया तो? उस केस में भी फाउंडर ही पे करता है। यही मैंने टिपिकली देखा है कि कोई भी इवेंचुअलिटी हो, कॉस्ट जो है ट्रांजैक्शन के, ये अगर इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट होती है तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट में से रिड्यूस हो जाता है। अगर आगे नहीं बढ़ती तो फाउंडर देन पेज फ्रॉम हिज पॉकेट। अब भी जैसे एंजल राउंड की बात करके चलते हैं कि मैं 10 करोड़ का एंजल राउंड रेस कर रहा हूँ, अमाउंट बड़ा है पर मैं बाय डिफॉल्ट मान के चल रहा हूँ, तो 2% आप कह रहे हो उसका फीस लगने वाला है, 2% हो गया 20 लाख रुपए। अब मेरे पास पैसे ही नहीं थे, तभी तो मैं पैसे रेस कर रहा था। होता है ऐसा भी होता है। नेगोशिएशन की बात होती है, इन्वेस्टर बोलता है चलो आपके पास नहीं है, आधा आधा कर लेते, स्प्लिट कर लेते। टर्म शीट में तो नहीं होता ये चीज़ें? नहीं, टर्म शीट में तो ये सिंपली लिखा रहता है कि फाउंडर या कंपनी पे करेगा। बट अगर फाउंडर के पास पैसे नहीं है तो फिर पीपल हैव टू बी रीजनेबल एंड मूव फॉरवर्ड, राइट। तो स्प्लिट हो जाता है बहुत बार, या फिर 2% तो मैंने इनफैक्ट हाई लेवल पे कहा, जैसे मैंने कहा 1% से 2% होता है, तो 10 से 20 लाख रुपए इन 10 करोड़ टाइप ऑफ फंड रेज टिपिकल होता है। और अगर मैं इसमें एक एग्जिट क्लॉज भी होता है, उसकी बात करूँ तो क्या है वो? तो एग्जिट क्लॉज जो है ये बेसिकली फेवर करता है इन्वेस्टर को कि इन्वेस्टर जो है उसे एग्जिट कैसे मिलेगा, उसके पैसे उसको वापस कैसे मिलेंगे। ठीक है। तो टिपिकली ये देखने में आया है कि स्टैंडर्ड एग्जिट प्रोविजंस होते हैं, एक आईपीओ से लेके को सेल या फिर ड्रैग या फिर टैग। ये क्या होते हैं, ये सब कुछ बताओगे? तो आईपीओ जैसे आपको पता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफर होती है किसी कंपनी की, जहाँ पे एक ऑफर फॉर सेल एलिमेंट होता है कि ये शेयर होल्डर्स जो हैं ये अपने शेयर्स आईपीओ में पब्लिक शेयर होल्डर्स को बेचेंगे। तो आईपीओ वैल्यूएशन पे जो है एग्जिट मिल जाती है इन्वेस्टर को टिपिकली। ठीक है, जैसे हमने काफ़ी रिसेंट कंपनीज में देखा, रिसेंट आईपीओ में पेटीएम फॉर एग्जांपल, शेयर होल्डर को कुछ शेयर होल्डर्स को एग्जिट मिला आईपीओ प्राइस पे, जहाँ पे उन्होंने अपने शेयर जो है ऑफर कर दिए पब्लिक शेयर होल्डर, तो पब्लिक शेयर होल्डर हैव बॉट दोस शेयर्स एट दैट वैल्यूएशन। तो ये हो गई एक आईपीओ एग्जिट। बट ये टिपिकली इट्स अ गैम्बल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट। अभी तो पिछले 1.5-2 साल से मार्केट इज़ हॉट, तो काफ़ी स्टार्टअप्स जो हैं पिछले 8-10 साल में जिन्होंने फंड रेज किए थे, उनके इन्वेस्टर्स को अच्छा एग्जिट मिला है। ये प्रोविज़न ज़रूर रहता है टर्म शीट पे, बट ये भी लिखा होता है कि मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है कि हर कंपनी तो आईपीओ नहीं कर सकती है। तो हो सकता है कि आईपीओ कंडीशंस फेवरेबल ना हो, एग्जिट नहीं मिल पा रहा है इन्वेस्टर को। तो ये सिर्फ एंजल इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, ये सक्सेसिव इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी होता है। एवरीबडीज फेवर्ड एग्जिट इज़ एन आईपीओ एग्जिट, बिकॉज आईपीओ में टिपिकली प्राइसिंग अच्छी मिलती है। तो ये हो गया आईपीओ एग्जिट। आईपीओ एग्जिट अगर नहीं होता है, इसमें हम कुछ टाइमलाइन भी सेट करते हैं कि 5 साल में इतना हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ? टाइमलाइन टिपिकली हम सेटअप करते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स के अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स के टाइमलाइन थोड़े ज़्यादा लंबे होते हैं, राइट। सो मैंने टिपिकली देखा है 5 साल से लेके 8 साल, कुछ भी इसके बीच में कोई भी एक क्लॉज कहता है कि 5 से 8 साल के बीच हम आईपीओ करेंगे अगर फेवरेबल कंडीशंस हैं तो। और इसमें रिटर्न की बात भी करी जाती है कि कितना रिटर्न होगा, या ऐसा कुछ नहीं है? तो अगर इंडियन इन्वेस्टर है तो ऐसा लिख सकते हैं कि इतना रिटर्न मिलेगा। अगर फॉरेन इन्वेस्टर है तो ये थोड़ा पेचीदा होता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ये लिखना कि इतना अश्योर्ड रिटर्न जो है हमें मिलेगा, क्योंकि ये हमारे इंडियन फॉरेन एक्सचेंज लॉज में ये परमिसिबल नहीं है। बट लेट्स कीप दिस डिस्कशन लिमिटेड टू इंडियन इन्वेस्टर्स, इंडियन एंजल इन्वेस्टर्स और सीरीज ए बी सी, प्री सीड इन्वेस्टर्स। तो टिपिकली लिखा होता है कि हमारा एग्जिट जो है हमें ये आईआरआर मिलेगा, वी आर टारगेटिंग दिस मच आईआरआर। तो जनरली कितना रहता है, रेंज क्या रहता है? रेंज तो मैं नहीं कह पाऊंगा, बट ये हर इन्वेस्टर के लिए अलग होता है। सम इन्वेस्टर्स वांट देयर मनी टू बी डबल्ड, सम इन्वेस्टर्स हैप्पी विद 15-20% रिटर्न। जी, तो ये टिपिकली लिखा होता है, और इस रिटर्न के बेसिस पे एग्जिट क्लॉज बनता है कि जैसे मैंने कहा, द फर्स्ट एंड मोस्ट फेवर्ड एग्जिट इज़ आईपीओ। ठीक है, अगर आईपीओ नहीं होता है तो इन्वेस्टर चाहेगा कि
एक प्री डिफाइंड प्राइस पे या तो तुम एक नया इन्वेस्टर ले आओ या फिर तुम जो है मुझसे शेयर खरीद लो इस प्राइस पे, ठीक है। तो अगर ये नहीं होता है या फिर कंपनी बायबैक कर ले इस प्राइस पे। और वो रेट भी सेट किया जाता है, बायबैक कितने पे किया जाएगा? हाँ, तो ये जो ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल जो रिटर्न जो मैंने आपको बताया, तो ये रिटर्न प्रिंसिपल्स अगर अग्री होते हैं, अगर लिखते हैं इस स्टेज पे, तो सारे एग्जिट जो हैं उसी रिटर्न पे एक्सपेक्टेड रहते हैं। तो एक टियर्ड सॉर्ट ऑफ वाटरफॉल एग्जिट मैकेनिज्म होता है, जैसे मैंने कहा पहले आईपीओ हो गया, आईपीओ नहीं होता है तो फिर एक पुट ऑप्शन रहता है वेयर द इन्वेस्टर से इसकी मैं अपने शेयर्स प्रमोटर को पुट करूँगा या फिर बेचूंगा। प्रमोटर्स आर ऑब्लिगेटेड टू बाय दोज शेयर्स, बट बहुत बार प्रमोटर्स फाउंडर्स उनके पास पैसा नहीं होता है, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो खरीद पाए। तो एट द सेम टाइम कोई थर्ड पार्टी इन्वेस्टर आप ला के वो शेयर खरीद लो, ये भी लिखा होता है। या फिर उस वैल्यूएशन पे आप कंपनी से बायबैक करवा लो, अगर कंपनी के पास कैश है। और बायबैक रिलेटेड प्रोविजन भी कंपनीज एक्ट में थोड़े स्ट्रिक्ट है, तो अगर वो सब कंप्लाई अगर होता है तो आप बायबैक भी करवा सकते हो। बट इन दिस डे एंड एज बायबैक पे अभी टैक्स जो है ये थोड़ा काफ़ी हाई है, तो बायबैक पे टैक्स अप्रॉक्सीमेटली 20% प्लस है। तो ये अभी जो है रिसेंटली बायबैक्स तो हो नहीं पा रहे हैं। तो ये हो गया सेकंड ऑप्शन, जहाँ पे आप इन्वेस्टर को या तो खुद खरीदो या कंपनी से खरीदो या थर्ड पार्टी इससे इन्वेस्टर लेके आओ और इन्वेस्टर को एग्जिट दो। तो ये सेकंड ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन होता है जहाँ पे इन्वेस्टर कहता है कि मैं अगर पहले दो ऑप्शन नहीं होते हैं सक्सेसफुल, तो मैं किसी को लेके आऊँगा, किसी थर्ड पार्टी को, या फिर पूरी कंपनी बेच दूंगा, जहाँ पे प्रमोटर्स को मेरे साथ अपने शेयर सारे बेचने पड़ेंगे। इस टाइप के प्रोविजन। चाहे इक्विटी कम भी दी हो, चाहे इक्विटी कम भी हो, हाँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टर को अपने पैसे चाहिए। तो ऐसे स्ट्रिक्ट प्रोविजंस तो होते हैं, बट ऐसा भी बहुत कम देखने को आया है कि इन्वेस्टर जो है वो किसी फाउंडर को कोर्ट ले जाए ऐसे क्लॉजेज एनफोर्स करने के लिए। टिपिकली ये सारे एग्जिट प्रोविजंस ये वाटरफॉल में रहता है, राइट। सो प्रेफरेंस 1 मैंने कहा आईपीओ, अगर आईपीओ नहीं होता है तो दूसरे ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन नहीं होता, तीसरा ऑप्शन नहीं होता, चौथा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन ये होता है कि भाई हम जो है कंपनी बेच देंगे और आप अपने जो शेयर्स हैं वो सारे थर्ड पार्टी इन्वेस्टर को रेट भी जो रेट मिलेगा वो रेट पे बेच देंगे। हाँ, डिस्काउंट पे भी हो सकता है, फेयर वैल्यू पे भी हो सकता है, या फिर जो रेट आए उस रेट पे हम बेचते हैं। तो इस टाइप के काफ़ी स्ट्रिक्ट क्लॉजेज होते हैं जो फाउंडर्स के लिए इट्स नॉट ये वेरी बेनिफिशियल, बट दीज आर दी डाउन साइड्स ऑफ रेजिंग कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर भी चाहेगा कि उसका कैपिटल जो है, उसका कैपिटल प्लस रिटर्न उसको मिल जाए कैसे भी करके। ऑब्वियसली बात है, इन्वेस्टर ने अपना पैसा डाला है कंपनी में, और फाउंडर भी ये चाहेगा कि उसे वो एग्जिट मिले। बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जिट नहीं मिल पाता है। तो ऐसा देखने में नहीं आया है कि इन्वेस्टर जो है वो किसी फाउंडर को या कंपनी को हैज़ ड्रैग्ड देम टू कोर्ट टू एनफोर्स एन एग्जिट प्रोविजन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एग्जिट प्रोविजंस जो हैं वो काफ़ी डिटेल्ड आउट तो होते ही हैं एग्रीमेंट में, बट ऐसा नहीं होता कि अगर कोई एग्जिट ना दे पाए तो फिर वो इन्वेस्टर उसे कोर्ट ले जाता है। क्योंकि अगेन ये वही बात हो जाती है जो मैंने पहले कहा कि ये जो इकोसिस्टम जो है अभी भी स्मॉल है, इन्वेस्टर वर्ल्ड स्मॉल, फाउंडर वर्ल्ड इज स्मॉल। अगर इन्वेस्टर एक्ट्स वेरी टफ ऑन फाउंडर्स, इन्वेस्टर का भी फाउंडर वर्ल्ड में एक नाम खराब हो जाता है कि ये तो हमें कोर्ट ले जाता अगर एग्जिट नहीं देते हैं। तो हाँ, ऑफ कोर्स अगर आपने कोशिश नहीं की या फिर आपने कुछ गड़बड़ की एज अ फाउंडर, आप एग्जिट नहीं दे पा रहे हो, इवन दो यू हैव ऑल दी ऑप्शंस ऑफ गिविंग एन एग्जिट, तो हाँ, तो कभी कभार बात जो है बिगड़ जाती है। बट जैसा कि मैंने कहा, जनरली ऐसा नहीं होता है कि इन्वेस्टर जो है एग्जिट ऐसे स्ट्रिक्टली एनफोर्स करे। हाँ, अब टर्म शीट डन हो चुकी है, इस पर हमने क्लॉज के बारे में बात कर ली है। तो टिपिकली यही जो क्लॉजेज जो हमने डिस्कस किए, यही क्लॉजेज एक्सपैंड होते हैं इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंटेशन में। तो इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है? तो जैसे हमने देखा, टर्म शीट हो गई, ड्यू डिलिजेंस हो गया, बोथ पार्टीज हैव डिसाइडेड दैट दे वांट टू गो अहेड विद द इन्वेस्टमेंट। सो वो साइन करते हैं डेफिनेटिव अग्रीमेंट्स।
ठीक है, जनरली इसको ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स, डेफिनेटिव अग्रीमेंट्स बोलते हैं, बेसिकली द बाइंडिंग अग्रीमेंट्स गवर्निंग द इन्वेस्टमेंट। तो एक इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट तैयार होती है, शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट भी तैयार होती है, या फिर बहुत बार दोनों अग्रीमेंट्स को कंबाइन कर दिया जाता है, तो शेयर सब्सक्रिप्शन कम शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट, ये तो सब नॉमेनक्लेचर है। बट बात यह है कि दो चीज़ें जो हैं वो इस स्टेज पे ब्रॉडली आर रिक्वायर्ड टू बी कैप्चर्ड इन बाइंडिंग डॉक्यूमेंटेशन। वन इज़ द इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टर्म्स, और दूसरा जो है पोस्ट इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर्स के बीच में आपस में जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है, या फिर शेयर होल्डर्स ऑन द वन हैंड और कंपनी ऑन द अदर हैंड, इनके बीच में राइट्स और ऑब्लिगेशंस जो है ये कैसे रहेंगे, ये सब लिखा जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करोगे? सो इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट तो इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट बेसिकली विल से कि इस वैल्यूएशन पे इतने शेयर्स इशू किए जा रहे हैं कंपनी द्वारा इन्वेस्टर को, और इन्वेस्टर जो है इतने शेयर्स पिकअप करेगा और इतना शेयर कैपिटल उसे मिलेगा, एंड दिस इज़ द अमाउंट ऑफ मनी दैट द इन्वेस्टर इज गोइंग टू इन्वेस्ट। ठीक है, तो उसमें बहुत कंडीशंस भी बहुत बार आ जाती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ड्यू डिलिजेंस में कुछ ऐसा निकलता है कि ये ठीक नहीं है, बट ये जो है कंपनी ठीक कर सकती है। सो फॉर एग्जांपल सम फाइलिंग्स, जैसे कंपनीज एक्ट के अंडर फाइलिंग्स होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA में, ROC में, तो ROC में कुछ फाइलिंग्स अगर ना की हो तो इन्वेस्टर चाहेगा कि ये सब जो नॉन कंप्लायंसेस हैं अगर ये रेमेडी हो सकते हैं, ये ठीक हो सकते हैं, तो मेरे इन्वेस्टमेंट के पहले आप करके दो। तो इसे टिपिकली हम कंडीशन प्रेसिडेंट कहते हैं, कंडीशन प्रेसिडेंट टू द इन्वेस्टमेंट, कि ये जो 8-10 कंडीशन जो हमारी ड्यू डिलिजेंस में से हमने निकाली हैं, इसीलिए ड्यू डिलिजेंस की जाती है, तो पता करने के लिए कि कहाँ नॉन कंप्लायंसेस है, कहाँ इश्यूज़ हैं। तो अगर वो नॉन कंप्लायंस और इश्यूज़ अगर रेमेडी किए जा सकते हैं तो वो रेमेडी आप पहले कर दीजिए मेरे इन्वेस्टमेंट के। वंस द कंपनी इज सॉर्ट ऑफ फुल्ली कंप्लायंट और एज कंप्लायंट एज पॉसिबल, उसके बाद हम इन्वेस्ट करेंगे। तो कुछ टाइमलाइन दिया जाता है, 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, तो उस बीच आप ये सारे काम कर लो, कंपनी को क्लीन कर दो, उसके बाद हम इन्वेस्ट करेंगे। इसका उल्टा भी हो सकता है एक बार को? इसका उल्टा भी बहुत बार होता है, बट ये टिपिकली अग्रीमेंट जब हम ड्राफ्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट, तो तब जब हम ये कंडीशंस डालते हैं तो ये नेगोशिएट होता है। तो बिफोर साइनिंग द इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट, फाउंडर या फिर कंपनी रिप्रेजेंटेटिव जो है, कंपनी सेक्रेटरी हो या CFO कोई भी हो, तो बता देगा कि ये अचीवेबल है या ये अचीवेबल नहीं है। उन्हें पता रहता है, किसी को भी पता रहेगा कि ये कंप्लायंस जो नॉन कंप्लायंस ठीक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो तभी बता देते हैं। तो उस समय ही डिसाइड हो जाता है कि क्या ये इतना क्रिटिकल है इन्वेस्टर के लिए कि वो इसके बिना आगे नहीं बढ़ेगा, इन्वेस्ट नहीं करेगा। अगर इतना क्रिटिकल है तो वो इंसिस्ट करेगा कि आप करके दो। और इतना क्रिटिकल नहीं है जिस पे फॉर एग्जांपल देयर मे बी सम फाइलिंग्स जिसमें द फाइन इज 5,000 रुपीज़, तो बड़ी बात नहीं है, तो इसे नज़रअंदाज करके इन्वेस्टर आगे बढ़ता है, कहता है कि चलो इस कंडीशन को हम हटा सकते हैं, बट जो मेन कंडीशंस जो है आप ये जो है ये फुलफिल कर दीजिए, फिर हम इन्वेस्ट करेंगे। तो ये नेगोशिएशन के टाइम में ये फिक्स हो जाता है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं होता है, सो दैट आफ्टर साइनिंग कोई सरप्राइजेस ना हो। कोई सरप्राइज नहीं चाहेगा कि साइनिंग के बाद हमने अग्री कर लिया कि ये कंडीशंस जो हैं ये फुलफिल होनी है, उसके बाद कंपनी आके कहती है कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं। देखने में आया कि ऐसा भी होता है, द वर्ल्ड इज़ नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो ऐसा भी होता है, कोई सरप्राइज बाद में आ जाता है, बट इन्वेस्टर जो है वो कभी कभार वेव भी कर देते हैं। तो वेवर का प्रोविज़न रहता है कि इन्वेस्टर जो है वेव कर दे कोई कंडीशन, या फिर वो कंडीशन को कंडीशन सब्सिक्वेंट बना दे। जैसे कंडीशन प्रेसिडेंट होता है इन्वेस्टमेंट के पहले, तो वैसे एक प्रोविज़न होता है कंडीशन सब्सिक्वेंट, कि इन्वेस्टमेंट के बाद आपको इतना टाइम दिया जाता है कि आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दो। तो CPs जो है कंडीशन प्रेसिडेंट कभी कभार कंडीशन सब्सिक्वेंट बन जाते हैं, CS बन जाते हैं। और अगर नहीं हो बाद में भी, तो टिपिकली इसे ब्रीच कहते हैं अग्रीमेंट का। ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट के बाद आपको 45 दिन दिए हैं किसी फाइलिंग को ठीक करने के लिए, या फिर किसी टैक्स रिटर्न को ठीक करने के लिए, अगर आपने नहीं किया तो ये ब्रीच वाली बात हो जाती है। और इनिशियली इस अर्ली स्टेज में कोई ब्रीच नहीं करना चाहेगा, बिकॉज दैट अफेक्ट्स रिलेशनशिप्स बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द फाउंडर। तो
अवॉइडेबल है, कोई करना नहीं चाहेगा, बट हाँ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं, ब्रीच हो जाता है, तो दैट टाइम इन्वेस्टर हैज़ ऑल द राइट्स अंडर द एग्रीमेंट। टिपिकली तो हम क्या लिखते हैं एज लॉयर्स कि अगर आपने कोई मटेरियल कंडीशन जो है कोई ब्रीच कर दी तो फिर हमारे एग्जिट प्रोविजन ट्रिगर हो जाते हैं। हम टिपिकली उसको बोलते हैं इवेंट ऑफ डिफॉल्ट। आपका ब्रीच इफ दैट रिजल्ट्स इन एन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट तो फिर हम एग्जिट चाहेंगे आपकी कंपनी से, बट ऐसा टिपिकली होता नहीं है। ये सारे राइट्स जो है डॉक्यूमेंट में लिखे जाते हैं टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू, फ्रॉम ऑल सर्कमस्टेंसेस। अगर बाई चांस हो जाता है और उसके बाद फंड्स नहीं है, मैं एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल लेके चलता हूँ, ये बात है 2 साल पहले की, कोविड नहीं आया था, तो मेरी एक कंपनी है, उसमें मेरा एक ट्रेडमार्क था जो कि मेरी वाइफ के नाम पे था, ठीक है, अब उसको ट्रांसफ़र करना था, वो बाय डिफ़ॉल्ट था। अब मैंने वो ट्रांसफ़र फाइल कर दिया, अब फाइल करके मैंने सबमिट कर दिया डॉक्यूमेंट। अब उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कर तो दिया ही है, फंड रेज करो, बाद में अब कर देना है कंप्लीट। मैं कहा ठीक है। तो जैसे आपने अच्छा एग्जांपल दिया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, ट्रेडमार्क फॉर एग्जांपल वन ऑफ द मेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फॉर एग्जांपल कोई अपैरल कंपनी है और उसके लिए ट्रेडमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर वो ट्रेडमार्क जो है कंपनी में नहीं है, फाउंडर के नाम पे या फाउंडर के रिलेटिव के नाम पे है, तो ऑब्वियसली एक इन्वेस्टमेंट, एक कंडीशन प्रेसिडेंट, मैंने आपको जैसे कहा, एक कंडीशन प्रेसिडेंट ये बनेगा कि ये ट्रेडमार्क आप असाइन कर दो कंपनी के नाम पे, राइट, सो दैट द वैल्यू स्टेज विद द कंपनी, वैल्यू कैन नॉट बी लीक्ड आउट, बिकॉज ट्रेडमार्क हैज़ वैल्यू, राइट। तो टिपिकली इन केस ऑफ ट्रेडमार्क रिलेटेड फाइलिंग्स ये इंसिस्ट किया जाता है कि आप फाइल कर दो, क्योंकि उसके बाद जो है टाइमलाइंस जो है वो थोड़ी ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो इट इज़ वेरी रीजनेबल टू जस्ट से दैट यू फाइल, ठीक है। अगर ट्रेडमार्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप ये भी कंडीशन सब्सिक्वेंट में डाल दोगे कि ये जो है ये असाइनमेंट हो जाए पूरी तरीके से प्रॉपरली 3 महीने के टाइम में या 6 महीने के टाइम में। एक एक ऐसा क्लॉज डाल देते हैं कि मतलब सो दैट दी फाउंडर एंड द कंपनी इज़ ऑल्सो वेरी एक्टिवली परस्यूइंग दैट असाइनमेंट इवन आफ्टर फाइलिंग फॉर द असाइनमेंट। तो एक फाइलिंग करना एक काम होता है और फुल्ली असाइन होना दूसरा काम होता है। मान के चलते यही सेम कंडीशन है, अब मैंने फाइल तो कर दिया है, अब कोविड आ गया, अब सारे डॉक्यूमेंटेशन रुक गए। अब हमने साइन तो किया था कि 6 महीने के अंदर ये हो जाएगा, सब कुछ बंद है, तो अब यहाँ पे लेवरेज मिलेगा। हमने खुद देखा है बहुत केसेस में पिछले 2 साल में जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है रुक गई, गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद हो गई, तो फाइलिंग्स, रजिस्ट्रेशन, जितने भी कंप्लायंसेस के काम थे उसके अगर टाइमलाइंस अगर आपने फिक्स किए, वो सारे टाइमलाइंस जो है दे गेट थ्रोन आउट ऑफ द विंडो, आप कुछ नहीं कर सकते उस बारे में। तो इन्वेस्टर्स हैव बीन वेरी वेरी रीजनेबल इन द लास्ट 2 years, दे हैव नॉट unnecessarily created problems, बिकॉज उन्हें भी समझ में आता है कि फाउंडर जो कर सकता था उसने किया है, उसके बियॉन्ड तो उसके हाथ में है ही नहीं। तो बहुत बार ऐसे बहुत डिस्कशन हमारे लॉ फर्म वर्ल्ड में, लीगल वर्ल्ड में हुई है ऑन प्रोविजंस विच आर कॉल्ड फोर्स मज्योर। तो फोर्स मज्योर प्रोविजंस होते हैं अग्रीमेंट्स में, हाँ, तो एक स्टैंडर्ड बॉइलर प्लेट हम बोलते हैं इसको, एक स्टैंडर्ड प्रोविजन जो है अग्रीमेंट के लास्ट 2 पेजेस में ये ऐसे 8-10 ऐसे क्लॉजेज आ जाते हैं जिसको हम बॉइलर प्लेट्स कहते हैं। इनमें से एक बॉइलर प्लेट प्रोविजन होता है फोर्स मज्योर। फोर्स मज्योर बेसिकली मीन्स समथिंग दैट इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल, राइट। तो अगर आपने कुछ अग्री किया है अग्रीमेंट में कि आपने ये करना है, आपने वो करना है, आपको ऐसा परफॉर्मेंस देना है, आपको ये फाइलिंग्स करनी है, तो ये प्रोविजन जो है इट बेनिफिट्स द पार्टीज, राइट, हु आर अफेक्टेड बाय समथिंग दैट इज बियॉन्ड देयर कंट्रोल। सो कोविड फॉर एग्जांपल, राइट, ये कंट्रोल के बाहर है, हर किसी के पैंडेमिक हर किसी के कंट्रोल के बाहर। लॉ पॉलिसीज भी आएगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज आई थी, गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्टेक्स्ट में, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट था, बट गवर्नमेंट ने कहा था कि पेंडेमिक जो है फोर्स मजोर हम डिक्लेयर करते हैं, बट इसमें कोई फाइनल कोई कोर्ट ऐसा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट या हाई कोर्ट जजमेंट इस पॉइंट ऑफ जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आया कि पेंडेमिक जो है ये फोर्स मजोर है। बट गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे नोटिफिकेशंस इशू किए थे किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में कि पेंडेमिक इज़ फोर्स मजोर। तो ये जो है ये हमने काफ़ी इंटरप्रेट किया था इस टाइम पे लास्ट 2 years में कि पेंडेमिक फोर्स मजोर है कि नहीं। थोड़ी
किसी और दिन काफ़ी डिटेल में बात कर पाएंगे, बट इस फॉर द पर्पस ऑफ दिस डिस्कशन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। अगर मैं फोर्स मेजोर पे एक और एग्जांपल पूछना चाहूँगा, क्रिप्टो की बात करके चलते हैं। अब मैं एक क्रिप्टो फाउंडर हूँ, मेरी एक स्टार्टअप थी, मैंने फंड रेज कर लिया और मैंने एक XYZ रिटर्न का प्रॉमिस भी कर दिया है। अचानक ही गवर्नमेंट पॉलिसी आती है, क्रिप्टो इंडिया में टोटल बैन हो जाती है, तो ये भी फोर्स मेजोर है? नहीं, फोर्स मेजोर नहीं है ये। इनफैक्ट ये किसी भी क्रिप्टो स्टार्टअप के इन्वेस्टमेंट में ये प्रोविज़न ज़रूर रहेगा जो कहेगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है, हमारे एग्जिट जो है, ये ट्रिगर हो जाते हैं अगर आपका बिजनेस बैन हो जाए। ठीक है, तो ये फोर्स मेजोर में नहीं आएगा, क्योंकि ये इन दिस डे एंड एज एवरी इन्वेस्टर इज स्मार्ट। इन्वेस्टर के एडवाइजर्स जो हैं वो दे आर ऑल्सो स्मार्ट। तो ये समझ जाते हैं कि जहाँ पे रेगुलेटेड इंडस्ट्री है जिसमें रेगुलेशन इटसेल्फ इज नॉट क्लियर कि रेगुलेटेड है या नहीं है, बैंड है या नहीं है, अभी क्लैरिटी नहीं है इस बात पे, तो वो स्पेसिफिकली इन द क्रिप्टो वर्ल्ड any investment will have this provision that if the government bans cryptos in India, right, then जो है हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट आप हमें वापस करके दोगे। तो ये तो आई थिंक क्रिप्टो का एग्जांपल थोड़ा क्या कहते हैं एक्स्ट्रॉर्डनरी हो गया, राइट, बट एज आई सेड गवर्नमेंट बैनिंग क्रिप्टोज विल नॉट बी फोर्स मेजर। तो इसे जैसे मैंने कहा अलग तरीके से कवर कर दिया जाता है, एक क्लॉज बनता है जिसमें कहा जाता है कि अगर इफ योर बिजनेस बिकम्स इलीगल, राइट, देन यू विल रिटर्न द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और अब नहीं है कंपनी में पैसा फिर तो इन्वेस्टर का लॉस है। ठीक है, अब ये भी एग्रीमेंट भी हो गया। अब ये एग्रीमेंट को मैं बाय डिफॉल्ट मान के चल रहा हूँ, ये पक्का हो गया है कि पैसे मेरे पास में आ रहे हैं जी। पहले वाले में भी एक तरह से एज अ फाउंडर मुझे पता था अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया कि पैसे मेरे पास आ रहे हैं। सेकंड के अंदर मेरे पास में ये भी आ गया कि कितने रुपए आ रहे हैं जी, क्योंकि सेकंड फेज में मैं नेगोशिएट भी कर सकता हूँ। कितने रुपए क्या वैल्यूएशन, ये तो टिपिकली तो अग्री हो जाता है टर्म शीट स्टेज पे, अनलेस जैसे मैंने कहा ड्यू डिलिजेंस में ऐसा कोई वैल्यू डिस्ट्रक्टिव आइटम मिलता है जिससे वैल्यूएशन एडजस्ट करनी पड़ जाती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर वैल्यूएशन एडजस्ट होती है उस स्टेज पर, टिपिकली नहीं होता है। तो इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट के टाइम पे उसके काफ़ी पहले टर्म शीट स्टेज पे फिक्स हो जाता है क्या अमाउंट है, क्या वैल्यूएशन है। तो इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट जो है द वे इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ टर्म शीट, एज आई सेड, दो ब्रॉड एस्पेक्ट्स। एक तो ये बाइंडिंग डॉक्यूमेंट हो जाता है कि अगर आप ये सारे कंडीशंस प्रेसिडेंट जो जैसे मैंने कहा ये फुलफिल करते हो तो ये पैसा इस टाइम पे आपको मिल जाएगा अगेंस्ट व्हाट। और पैसा पूरा इकट्ठा मिलेगा, पार्ट्स में मिलेगा, कैसे मिलेगा? वो भी कॉन्ट्रैक्चुअली अग्री होता है। बहुत बार कंपनी स्टेज में होती है जिससे कि उसे इमीडिएटली पैसे नहीं चाहिए होते हैं, तो कंपनी जो है कहती है कि फाउंडर्स कहते हैं या फिर इन्वेस्टर कहता है कि तुम उसे 2 या 3 स्टेजेस में, 2 या 3 ट्रांचेस में पैसे उठाओ। बट टिपिकली इन्वेस्टमेंट जो वैल्यूएशन जो है वो फिक्स हो जाती है। ऐसा नहीं कि अगर आपने 2 महीने बाद जो है या 1 महीने बाद, 3 महीने बाद सेकेंड ट्रांच में अगर आपने पैसे उठाए तो वैल्यूएशन एडजस्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बट एंजल इन्वेस्टमेंट से जो अर्ली स्टेज पे पैसा जो है टिपिकली जनरली स्पीकिंग एक ही ट्रांच में पिकअप किया जाता है, क्योंकि द कंपनी ऑलरेडी हैज़ अ विजन, देव क्रिएटेड अ बिजनेस प्लान कि इस तरीके से हमें पैसे जो है यूज़ करने हैं और इस तरीके से खर्चा होने वाला है। तो अभी आप बता रहे हो हमारे को किस्तों में पैसा मिलने वाला है, क्या ये माइलस्टोन बेस भी होता है? माइलस्टोन बेस भी होता है, बट अर्ली स्टेज पे क्या माइलस्टोन। अगर मैं सीरीज ए बी सी की बात करके चलूँ तो हाँ, तो सीरीज ए जो है ये मतलब ये थोड़ी क्या कहते हैं पोस्ट एंजल इन्वेस्टमेंट, थोड़ी सीरियस इन्वेस्टमेंट होती है। तो इस स्टेज पे माइलस्टोन बेस्ड फंडिंग टिपिकली तो होता नहीं है, बट देखा है हमने कि पॉसिबल है सीरीज ए बी सी या फिर मोर मैच्योर राउंड्स सी के बाद जो बट ये जो है माइलस्टोन्स जो है ये काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन पे रहते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मेन माइलस्टोन वुड भी अगर आपने जो है फर्स्ट ट्रांच में अगर आपने इतना पैसा उठाया, 2 करोड़ उठाया फॉर एग्जांपल, तो आपने इसे कहाँ खर्च किया ये आप इसका प्रूफ दे दो, ठीक है।
तो हम उसके बाद आपको पैसा देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब एक बार में सारा पैसा दे दिया और अगर कंपनी के पास मतलब कोई प्लान नहीं है तुरंत खर्च करने को, तो फिर वो पैसा जो है वो बैंक अकाउंट में बड़े बड़े वेस्ट होता है, डजंट मेक सेंस। तो ये भी देखने में आया कि ट्रांचेस में है, बट एज आई सेड टिपिकली अर्ली स्टेज में ट्रांचेस में पैसा कम देखने को आया। आई थिंक इन वन गो टिपिकली ऐसा देखने को मिला है। ठीक है, अब ये भी हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप? तो ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट की बात है। तो इन्वेस्टमेंट की एक चीज़ में थोड़ा डिस्कस करना, इसमें 2 ही डॉक्यूमेंट हुए? हाँ, अब तक तो हमने ये टर्म शीट डिस्कस की है, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट डिस्कस की है, इसके बाद शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट डिस्कस करें। इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो है उसमें कुछ और प्रोविजंस जो है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज़ a whole host of representations and warranties जो हमने पहले टर्म शीट स्टेज पे 2 लाइन 5 लाइन 10 लाइन में कैप्चर की, ब्रॉडली स्पीकिंग की। ये इन्वेस्टमेंट जो है विल नॉट ब्रीच एनी एप्लीकेबल लॉज, यू बीन इन कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज। ये जो है इसको हम एक्सपैंड करते हैं। टिपिकली 5 पेज 8 पेज 10 पेज 15 पेज जो है इसे हम एक्सपैंड करते हैं। कंपनी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हम उनसे ये स्टेटमेंट्स लेते हैं कि व्हाट यू बीन डूइंग हैज़ बीन जनरली इन कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉ। सो फॉर एग्जांपल ये शेयर कैपिटल आपने जो हमें बताया है दैट इज़ ट्रू एंड एक्यूरेट, ये ऐसा हम स्टेटमेंट लेते हैं। आपने जो है ब्रॉडली यू आर इन कंप्लायंस विद ऑल एप्लीकेबल लॉज। आपकी अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो है, इंडियन अकाउंटिंग पॉलिसीज़, इंडेस हो या फिर इंडियन गैप हो, योर अकाउंटिंग हैज़ बीन इन कंप्लायंस विथ दोज अकाउंटिंग पॉलिसीज़ विच आर जनरली एप्लीकेबल टू कंपनीज़। आपने जो टैक्सेस जो हैं ये ठीक टाइम पे किए हैं, आपके रिटर्न्स जो हैं ये आपने ठीक टाइम पे फाइल किए हैं। अगर आपकी कोई लिटिगेशन चल रही है किसी कोर्ट में, ठीक है, तो जनरली हम ये स्टेटमेंट लेते हैं कि आपके अगेंस्ट कोई लिटिगेशन नहीं है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट व्हाट द कंपनी और द फाउंडर्स में वांट टू डू कि वो डिस्क्लोज करना चाहेंगे कि हाँ, हम ये कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि हमारी कोई लिटिगेशन नहीं है एक्सेप्ट दीज 5 लिटिगेशंस जो जनरली ड्यू डिलिजेंस में निकल आती हैं कि अगर कंपनी या फाउंडर्स के कोई लिटिगेशन है, 4-5 लिटिगेशन है, ये ड्यू डिलिजेंस में निकल जाता है। बट अगर हम रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटी में ये कह रहे हैं कि आपके अगेंस्ट कोई लिटिगेशन नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा कहना। सो ऑन डे 1 द फाउंडर एंड द कंपनी वुड बी इन ब्रीच ऑफ दैट वारंटी, दैट स्टेटमेंट वुड बी अनट्रू एज ऑन दैट डेट। तो एक नया डॉक्यूमेंट बन के आता है जिसको कहते हैं डिस्क्लोजर लेटर। दिस इज टिपिकली अगेंस्ट द रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज इन द इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट कि अगर आपने हमसे इन्वेस्टर हैज़ asked the company and the founder to represent and warrant कि this is the state of affairs. If that is untrue, then I will disclose against it, just to ensure that I'm not breaching those reps and warranties. So for example, आप टैक्स वाला ले लो कि आपने जो है ठीक टाइम पे टैक्सेस डिडक्ट किए, फाइल किए, रिटर्न फाइल किया, ऑल ऑफ दैट। बहुत बार अर्ली स्टेज में ये सब स्लिप अप्स हो जाते हैं कि भाई हमने हमारे पास प्रॉपर अकाउंटेंट नहीं है, CFO नहीं है, हमने TDS डिडक्ट करना था, हमने डिडक्ट नहीं किया, फिर डिडक्ट किया, फाइल नहीं किया, पे नहीं किया आगे गवर्नमेंट को। तो अगर ऐसा प्रोविज़न है रेप्स एंड वारंटीज़ में जो टिपिकली रहता है कि आपने सारे टैक्सेस टाइम पे पे किए, फाइल किए रिटर्न्स, अगर हमने नहीं किए तो हम डिस्क्लोज करेंगे उसके अगेंस्ट। फाउंडर विल डिस्क्लोज कि हाँ ये 4 इंस्टेंसेस हैं जब हमने फाइल नहीं किए थे, राइट। तो ये अलग, जैसा मैंने कहा, अगेंस्ट दोज रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज एंड दी इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट एक डिस्क्लोजर लेटर कंपनी की तरफ से बन के आता है जिसमें वो डिस्क्लोज करते हैं कि इन जगह ये रिप्रेजेंटेशन वारंटीज़ के अगेंस्ट दीज आर द डिस्क्लोजर्स दैट वी वुड लाइक टू मेक। और टिपिकली ये भी पहले जो है इसका डिस्क्लोजर लेटर के ड्राफ्ट्स एक्सचेंज हो जाते हैं so that investor also knows what kind of disclosures are being made. कभी कभार ऐसा होता है ना, डिस्क्लोजर लेटर में कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आती है जो ड्यू डिलिजेंस में नहीं मिली होती है इन्वेस्टर को, राइट। तो वो सरप्राइजेस उस समय भी आ जाते हैं जबकि इन्वेस्टर ने ड्यू डिलिजेंस तो प्रॉपर कर लिया, बट
ड्यू डिलिजेंस कैसे करते हैं? लेट्स जस्ट सॉर्ट ऑफ टेक अ ब्रेक एंड टॉक अबाउट दिस। ड्यू डिलिजेंस हम इस बेसिस पे करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं? जो डॉक्यूमेंट्स हमें कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। जितना हम पब्लिकली सर्च कर सकते हैं वो लिमिटेड ही कर सकते हैं, राइट। बाकी डॉक्यूमेंट्स तो कंपनी हमें प्रोवाइड करती है, उस कंपनी प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट्स पे हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं और देखते हैं कि क्या इश्यूज़ हैं। उसके बेसिस पे, जैसे मैंने कहा, कुछ कंडीशन प्रेसिडेंट बना देते हैं, कुछ कंडीशन सब्सिक्वेंट बना देते हैं, जस्ट सो दैट एवरीथिंग इज़ क्लियर, ठीक है। बट ऐसा बहुत बार देखने को आया है, जब हम रिप्रेजेंटेशन और वारंटी लेते हैं कंपनी से, तो एक कुछ नया डिस्क्लोजर में कोई नया एंगल आ जाता है, नया डिस्क्लोजर आ जाता है कि देयर इज़ सच एंड सच नॉन कंप्लायंस, जो हमें डिस्क्लोजर, जो हमने ड्यू डिलिजेंस में हमें नहीं निकला, हमें नहीं दिखाया गया, बट ऐसे सडनली आ जाता है। जैसे हमने रिसेंटली ऐसे डील की थी, नॉट इन द स्टार्टअप वर्ल्ड, एक M&A ट्रांजैक्शन हमने किया था, जिसमें एक बहुत बड़ा ऐसा एस्पेक्ट आके बहुत बड़ा सरप्राइज़ आया था। और बहुत बार ऐसे सरप्राइजेज आ जाते हैं कि आपको लगता है कि मतलब ये डील जो है, एग्जाम्पल देके बताओगे अब क्या हुआ था? मतलब नाम बता लो कंपनी का, पर बता दो एग्जाम्पल। सो फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ी लिटिगेशन निकल के आई प्रमोटर के अगेंस्ट, राइट। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नॉट द एग्जैक्ट एग्जाम्पल दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर, बट फॉर एग्जाम्पल प्रमोटर के अगेंस्ट कोई CBI केस चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर प्रमोटर के अगेंस्ट CBI केस चल रहा है, अगर आपको डिस्क्लोज नहीं किया गया ड्यू डिलिजेंस के टाइम पे, और सडनली आप एडवांस स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन पे हो, आप 2 राउंड ऑफ नेगोशिएशन हो गए, सडनली आपका डिस्क्लोजर लेटर आता है प्रमोटर के फाउंडर की तरफ से, कंपनी की तरफ से, जिस पे आपने डिस्क्लोज किया है कि प्रमोटर के अगेंस्ट CBI का केस चल रहा है। तो ये तो काफ़ी बैड फेथ वाली बात हो जाती है। इन्वेस्टर को लगता है कि इतना टाइम हमने बिताया साथ में, ऐसी बड़ी चीज़ तो डिस्क्लोज कर देनी चाहिए थी। ऐसा होता है बहुत बार, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इनवॉलंटरीली होता है, स्लिप अप्स हो जाते हैं, बताना भूल जाते हैं। बट इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी चीज़ें काफ़ी सरप्राइजेज जो है वो काफ़ी सीरियसली ली जाती है। समथिंग लाइक मेजर CBI केस, बिकॉज इन्वेस्टर ये नहीं चाहेगा कि उसके इन्वेस्टमेंट के 6 महीने बाद प्रमोटर को जेल हो जाए फॉर एग्जांपल, तो कंपनी कौन चलाएगा, राइट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है कि फ्रॉम अ फाउंडर्स पर्सपेक्टिव कि आप क्या डिस्क्लोज कर रहे हो, आपको एक्चुअली हर कुछ डिस्क्लोज कर देना चाहिए। ये प्रिंसिपल रहना चाहिए कि जितना भी आप बता सकते हो इन्वेस्टर को अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, सब आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। आइडियली ड्यू डिलिजेंस के टाइम पे करना चाहिए, नहीं होता तो डिस्क्लोजर लेटर के टाइम पे तो बिल्कुल करना चाहिए, जस्ट सो दैट आप आगे जाके किसी रिप्रेजेंटेशन या वारंटी के ब्रीच में ना आ जाओ, राइट। सो ये होगी बात रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज़ की और उसके अगेंस्ट डिस्क्लोजर लेटर की। तो ब्रॉडली स्पीकिंग ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट, राइट, जिसमें हमने डिस्कस किया इन्वेस्टमेंट टर्म्स, कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन सब्सिक्वेंट्स, रिप्रेजेंटेशन वारंटीज़, कुछ बॉयलर प्लेट्स होते हैं। जनरली ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट। अभी हम आते हैं शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट पे। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट के प्रोविजंस जो है बहुत बार इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट में डाल दिए जाते हैं या फिर अलग रखा जाता है। इसका कोई सॉर्ट ऑफ सेट स्टैंडर्ड नहीं है, बट जस्ट सो दैट काफ़ी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स ना देखने पड़े, टू सेव टाइम, एफर्ट, एनर्जी। जनरली देखा गया कि सेम डॉक्यूमेंट में शेयर सब्सक्रिप्शन कम शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट इसको बोलते हैं, इसमें शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट वाले प्रोविजंस भी इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट के साथ साथ ही डाल दिए जाते हैं एक ही अग्रीमेंट में। तो वेरी कंसेप्चुअली स्पीकिंग, इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट जो होता है, दिस गवर्न्स और दिस रिलेट्स टू द टाइम ऑफ द इन्वेस्टमेंट, राइट। हम जिस समय इन्वेस्ट कर रहे हैं उस समय कंपनी की क्या पोजीशन है, वो सब इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट के सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क में रहता है। बट इन्वेस्टमेंट के बाद हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, व्हाट विल बी आवर rights and obligations as shareholders of the company, or as shareholders of the company what will be our rights and obligations with respect to governance of the company, ये सब आता है टिपिकली शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट में। इन्वेस्टमेंट के बाद की जो लाइफ है, सो फॉर एग्जांपल एग्जिट जो हमने डिस्कस किया, IPO वगैरह जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, तो ये सब आ जाते हैं शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट में। गवर्नेंस पता है आपने, जो डायरेक्टर की सीट टाइप, तो गवर्नेंस जो है बेसिकली 2-3 अलग लेवल पे कैप्चर की जाती है शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट में। प्राइमरीली एक तो बोर्ड लेवल पे
कि बोर्ड सीट जो है इन्वेस्टर को कितनी मिलेगी। अगर सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट, हमने ये भी देखा है बहुत बार इन्वेस्टर को काफ़ी बड़ी संख्या में बोर्ड सीट मिलती है। बट अगर एंजल इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इसमें तो एक ही बोर्ड सीट होती है टिपिकली, तो 1 आउट ऑफ 3 या 1 आउट ऑफ 4, और इसके साथ एक ऑब्जर्वर सीट भी जनरली मांगते हैं इन्वेस्टर, विच इज़ नॉट अ बोर्ड सीट, बट बेसिकली इट जस्ट गिव्स द राइट टू द इन्वेस्टर टू सेंड एन ऑब्जर्वर टू द बोर्ड मीटिंग्स, कि भाई वो बैठ के देख सके कि बोर्ड मीटिंग में क्या चल रहा है। तो जैसा कि हमने कहा, बोर्ड सीट और बोर्ड में बोर्ड की मीटिंग्स कितनी होंगी, जैसे कितने सॉर्ट ऑफ पीरियोडिकली होंगी, और बोर्ड में डिसीजन मेकिंग कैसा होगा, और शेयर होल्डर लेवल पे डिसीजन मेकिंग कैसा होगा। तो ये होगी ब्रॉडली गवर्नेंस की बातें। मतलब बोर्ड मीटिंग के अंदर सारी चीज़ें डिसाइड हो रही है, कंपनी कैसे चलेगी, हमारा मार्केटिंग बजट क्या रहने वाला है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं रिजर्व मैटर आइटम्स। आपने सुना होगा कि ये शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में एक शेड्यूल होता है जिसमें हम 8, 10, 15, 20 आइटम डालते हैं, जिसे कहते हैं हम रिजर्व मैटर आइटम्स। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी का कैपिटल रेज, कंपनी आगे जाके फर्दर कैपिटल रेज करेगी, कंपनी का कोई M&A होगा, या फिर कंपनी को बियॉन्ड अ पर्टिकुलर फिक्स्ड एक्सपेंस, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एक्सपेंस, इसके बियॉन्ड कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, या फिर कंपनी का बिजनेस प्लान जो है उसमें कुछ अमेंडमेंट अगर करनी हो, राइट। तो ऐसी ब्रॉडली ऐसी चीज़ें जो विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रनिंग ऑफ अ कंपनी, इसे हम एक लिस्ट में डाल देते हैं जिसको हम बोलते हैं रिजर्व मैटर। और हम ये कहते हैं कि ये जो आइटम्स जो हैं, इन आइटम्स पे आप कोई डिसीजन बोर्ड या फिर शेयर होल्डर लेवल पे कंपनी नहीं ले सकती है विदाउट द इन्वेस्टर्स कंसेंट। ठीक है। तो इस तरीके से इन्वेस्टर एक्चुअली एक सम सॉर्ट ऑफ I would say negative control, it's not positive control, some sort of negative control it would want to exercise on the company, कि important decisions जो हैं ये आप मेरे approval के बिना नहीं लोगे, and all those important decisions are set out in the reserved matter item list. मेजर इसमें क्या फाउंडर्स को ध्यान रखना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल आप किसी CFO को हायर कर रहे हो, नॉन फाउंडर किसी CFO को हायर कर रहे हो, CTO को हायर कर रहे हो, ठीक है, तो मेरे अप्रूवल के साथ, या फिर आप किसी को फायर कर रहे हो, ये भी मेरे अप्रूवल के साथ होना चाहिए। आप अगर जैसे मैंने कहा कि और कैपिटल रेज कर रहे हो, या फिर कोई किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हो, या फिर बियॉन्ड अ सर्टेन अमाउंट कोई आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, या फिर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, अगर कैपेक्स हैवी बिजनेस हो तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं ये हम डाल देते हैं एक लिस्ट में जिससे हम कहते हैं रिजर्व मैटर्स। हम कहते हैं कि आप ये जो डिसीजंस जो हैं ये आप नहीं लोगे विदाउट माय अप्रूवल। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉइंट। इसमें भी नेगोशिएशन होता है? हाँ जी, नेगोशिएशन होता है, बट ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि इन्वेस्टर दिस इज़ ऑल्सो अ वे टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स कैपिटल, कि कंपनी आगे जाके या फाउंडर्स आगे जाके ऐसा डिसीजन ना ले ले विच विल अफेक्ट माई मनी, कि वैल्यूएशन इरोड हो जाए, या फिर सम वैल्यू डिस्ट्रक्टिव आइटम, मतलब फॉर एग्जांपल कोई काफ़ी हॉट हेडेड कोई फाउंडर हो, तो बहुत बार वो विम्सिकली किसी टॉप एम्प्लॉय को, CFO, CTO किसी को भी फायर कर सकता है, राइट, ऐसा होता है। तो ये सब हम कंट्रोल करना चाहेंगे कि एक दायरे में रह के फाउंडर्स जो हैं काम करें, जस्ट सो दैट दे डोंट डिस्ट्रक्ट वैल्यू इन द कंपनी। सो ये हो गई गवर्नेंस की बातें, बोर्ड लेवल, शेयर होल्डर लेवल पे वोटिंग कैसे होगी, कितनी मीटिंग्स होंगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो डिसीजन जो होंगे उस मीटिंग पे, अगर वो रिजर्व मैटर पे अगर आप डिस्कस कर रहे हो या फिर डिसाइड कर रहे हो तो मेरे अप्रूवल के बिना नहीं होंगे। अब मैं सेकंड राउंड भी रेस कर रहा हूँ, मान के चलते हैं। अभी पहले गवर्नेंस की करते हैं क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है।
5 सीट्स थी पहले, 5 में से एक किसी को मैंने दे रखी थी पहले राउंड पे। अब सेकेंड राउंड वाला जो आया उसको भी 2 चाहिए। अब क्या मैं नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा सकता हूँ? नंबर ऑफ सीट आप बढ़ा सकते हैं। और एक ही रहेगी या रेशियो के हिसाब से बढ़ेगी? इन्वेस्टर वर्ल्ड में ये एक तालमेल, ये अंडरस्टैंडिंग रहती है कि जिसने ज़्यादा पैसे डाल, जिसका ज़्यादा स्टेक है उसके उससे ज़्यादा बोर्ड सीट मिलनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि अकोमोडेट करने के लिए आप बोर्ड एक्सपैंड करते हो, बट आप बोर्ड कितना एक्सपैंड करोगे? यू कांट हैव अ बोर्ड ऑफ 10 पीपल इन अ स्मॉल कंपनी, राइट? तो इन्वेस्टर जो आपस में बात कर लेते हैं और फिर अगर कोई किसी का इन्वेस्टमेंट माइनॉरिटी में मतलब कंपैरेटिवली कम हो जाता है फ्यूचर इन्वेस्टर से कंपेयर करो तो वो ये चाहेगा या फिर बहुत बार अग्री भी कर जाता है कि वो अपनी बोर्ड सीट रेलिंक्विश कर दे इन फेवर ऑफ द इनकमिंग इन्वेस्टर और वो एक ऑब्जर्वर सीट ले ले बस। ठीक है, तो मतलब ये शेयर होल्डर एग्रीमेंट में अब डिसाइड हो रहा है सेकेंड राउंड के अंदर कि वो जो था उसका ये वाली सीट मेरी। शेयर होल्डर एग्रीमेंट वापस रीनेगोशिएट होगा, ठीक है, नेक्स्ट सक्सेसिव राउंड में। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि बोर्ड इतना एक्सपैंड हो जाए कि बोर्ड का काम करना, फंक्शनिंग ही डिफिकल्ट हो जाए। एक रूम में 12 लोग बैठे कैसे डिसाइड करेंगे इस मैटर पे, एक मैटर पे? फिर तो कंपनी आगे कैसे चलेगी अगर इतना हैवी बोर्ड रहेगा? जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा व्यू पॉइंट, उतना ज़्यादा टाइम लगता है बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने में। तो कोई नहीं चाहेगा कि अर्ली स्टेज पे इतना बड़ा बोर्ड हो। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर इन्वेस्टर जो है छोटा बन जाता है सक्सेसिव राउंड में तो मोस्टली ऐसा होता है कि वो अपनी बोर्ड सीट रिलिंक्विश कर देता है, एक ऑब्जर्वर सीट लेके बैठ जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत कम अगर स्टेक हो, 5% से कम हो फॉर एग्जांपल, तो शायद बोर्ड सीट ना भी ले, राइट? और इन्वेस्टर्स, जैसे पहले बता रहे, इन्वेस्टर्स के बीच में भी अभी काफ़ी तालमेल होगी। वेंचर कैपिटल वर्ल्ड की अगर देखें या प्राइवेट इक्विटी वर्ल्ड की देखें, सो दे ट्रस्ट ईच अदर कि one investor is not going to take a decision which will adversely impact the previous investor, क्योंकि काम तो सबको एक इकोसिस्टम में रह के करना है। तो ऐसे से ये नेगोशिएट होता है, तो बट ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। तो इसके बीच में कुछ रह गया, मतलब हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है? या ब्रॉडली स्पीकिंग हमने सारे इन्वेस्टमेंट टर्म्स देख लिए, कमर्शियल्स देख लिए, ड्यू डिलिजेंस देख लिया, रिप्रेजेंटेशन वारंटी देख ली, उसके अगेंस्ट डिस्क्लोजर लेटर की बातें कर ली, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में हमने एग्जिट की बातें कर ली, हमने गवर्नेंस, बोर्ड, शेयर होल्डर लेवल की बातें कर ली, रिजर्व मैटर्स की बातें कर ली। आई थिंक ब्रॉडली हमने सब कवर कर लिया है। एक और चीज़ ज़रूर रह जाती है, विच इज़ बेसिकली नॉन कम्पीट एंड नॉन सोलिसिट, राइट? ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न रह जाता है शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में, जहाँ पे इन्वेस्टर ये चाहेगा कि अगर कोई उसने किसी कंपनी में इन्वेस्ट अगर किया है तो फाउंडर जो है वो आगे जाके कोई कंपीटिंग बिजनेस ना सेटअप कर ले। फॉर एग्जांपल, किसी फाउंडर ने एक फिनटेक स्टार्टअप किया हो और उसने इन्वेस्टमेंट उठाई हो, एंजल सीड व्हाटएवर, इन्वेस्टर तो ये नहीं चाहेगा कि वो फाउंडर पैरेलली एक दूसरा बिजनेस चलाए, कंपीटिंग बिजनेस हो या ना हो, राइट? दो चीज़ें होती है। तो द प्रोविजन विल से कि फाउंडर जो है अपना पूरा टाइम डिवोट करेगा इसी कंपनी में, इसी बिजनेस में, ठीक है? बहुत बार फाउंडर्स के मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं, देखने में आया। तो इन्वेस्टर ये चाहेगा कि उसका सारा ध्यान जो है इसी कंपनी में रहे, जस्ट सो दैट वैल्यू जो है वो बढ़ती रहे। और ऑन द अदर साइड फाउंडर जो है आगे जाके कोई कंपीटिंग बिजनेस ना सेटअप कर ले, कोई दूसरा फिनटेक कंपनी ना स्टार्ट कर ले, राइट? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न आ जाता है शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में। ठीक है। और ये हो गया नॉन कम्पीट रिस्ट्रिक्शन। ये नॉन कम्पीट रिस्ट्रिक्शन टिपिकली तो थ्रू आउट द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट रहता है जब तक इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टेड रहे, बट बहुत बार ऐसे भी लिखते हैं हम कि पोस्ट द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट या फिर पोस्ट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फाउंडर इन द कंपनी। अगर फाउंडर CEO है, अगर CEO रोल रिलिंक्विश करके अपने शेयर्स बेच के अगर निकलता है कंपनी से, तो उसके बाद भी उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कुछ टाइम के लिए, 2 साल 3 साल, कि वो उस दौरान कुछ कंपीटिंग बिजनेस ना स्टार्ट कर ले।
ऑब्वियसली इनडेफिनेटली तो आप किसी को नहीं रोक सकते हो फ्रॉम डूइंग एनी बिजनेस और डूइंग एनी वर्क, राइट। थोड़ा लीगल चैलेंजेस भी आ जाते हैं इसमें, बट ये इन्वेस्टर ज़रूर चाहेगा कि अगर कोई फाउंडर जो है अगर कंपनी में के शेयर्स अगर बेच के गया हो, राइट, तो ये एक 1.5 साल या 2 साल 3 साल एटलीस्ट कोई कंपीटिंग बिजनेस में स्टार्ट कर ले। ये तो अग्रीमेंट के दौरान और उसके बाद भी थोड़े टाइम तक ये नॉन कम्पीट रिस्ट्रिक्शन जो है ये रहती है फाउंडर्स पे। कुछ डिलीशन के ऊपर भी कुछ रूल्स होते हैं क्या? जैसे कि पहले राउंड मैंने एंजल से 5% लिया, अब उन्होंने कहा मैं थ्रू आउट 5% रखूंगा, क्या ऐसा कुछ हिडन कहीं पे हो सकता है? हाँ, तो ऐसे प्रोविजंस होते हैं एंटी डाइल्यूशन वगैरह, जिसमें हम कहते हैं कि डाइल्यूट कर रहे हो तो आप मुझे उतने शेयर्स ही दोगे कि आई स्टे एट अ पर्टिकुलर लेवल, राइट। बट ऐसा टिपिकली होता नहीं है। और बहुत वैल्यू प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स भी होती है कि अगर आपने डाउन राउंड किया, फॉर एग्जांपल अगर आपने मैंने 100 रुपये पे अगर वैल्यूएशन पे आप इन्वेस्ट किया था, अगर आप 80 रुपये पे सक्सेसिव राउंड रेस कर रहे हो, तो आप मुझे उतने शेयर्स एडिशनल दोगे जस्ट सो दैट टू प्रोटेक्ट माय वैल्यूएशन। ये सारे प्रोविजंस होते हैं। एज आई सेड, ये इन्वेस्टर वुड वांट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम ऑल साइड्स टू प्रोटेक्ट द वैल्यू ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट, बट ये टिपिकली एक्सरसाइज होता नहीं है। अग्रीमेंट में ज़रूर डालते हैं एंटी डाइल्यूशन वगैरह, बट ये जो है एक्सरसाइज टिपिकली होता नहीं है। तो मान के चलते हैं मैंने किसी फाउंडर से, किसी एंजल से 100 रुपये रेस किए और नेक्स्ट राउंड में 90 रुपये रेस होते हैं। 90 रुपये के वैल्यूएशन, 90 रुपये की वैल्यूएशन के ऊपर पैसा रेज होता है, तो लॉजिकली हमने 10% अंडर वैल्यू किया अपनी कंपनी को। डाउन राउंड कहते हैं। हाँ, डाउन राउंड कहते हैं। और वो 10% के जो शेयर्स बचे वो हम उनको देंगे लीगली। हाँ। पर ऐसा कोई यूज नहीं कर रहा है। हाँ, कोई यूज़ नहीं। ऐसे प्रोविजन ज़रूर होते हैं। एज आई सेड, इन्वेस्टर को अपनी वैल्यू प्रोटेक्ट करनी होती है, तो उतने ही शेयर्स चाहेगा कि उसके वैल्यू हमेशा उतनी बनी रहे, तो एडिशनल शेयर्स चाहेगा। ठीक है। तो बट ऐसा टिपिकली होता नहीं है। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट बिजनेस इज़ नॉट ऑलवेज गोइंग इन वन डायरेक्शन। बिजनेस में उतार चढ़ाव होते हैं, वैल्यूएशन पे भी ऐसे इफेक्ट आते हैं उतार चढ़ाव के कारण। पैंडेमिक के कारण काफ़ी बिजनेसेस को अफेक्ट हुआ। लॉट ऑफ बिजनेसेस नॉन टेक स्पेस में, ऑब्वियसली टेक स्पेस हैज़ बूम्ड इन द लास्ट इवन ड्यूरिंग द पैंडेमिक। नॉन टेक अगर कोई स्टार्टअप है तो काफ़ी अफेक्ट हुआ है उन्हें। तो अगर उन्होंने उस दौरान कोई कैपिटल रेज किया है, अगर कर पाए हैं, तो नेचुरली ये डाउन राउंड ही हुआ होगा। तो उस समय इन्वेस्टर्स जो हैं वो दे डोंट आर्म ट्विस्ट फाउंडर्स और द कंपनी। ये मतलब ये क्लॉज होता है पर यूज नहीं होता है। ठीक है, तो आप कोई टर्म शीट दिखा सकते हैं हमको? टर्म शीट देखनी है आपके लिए हमारे पास में एक डॉक्यूमेंट आ गया है जिसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी हुई है। मैंने जान करके मंगाया है आप लोगों के लिए, तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स आप देख सकते हो लिखी हुई है, और कुछ शायद रह गई होगी, तो सर हमको उसमें से भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दो टाइप के कैपिटल होते हैं कंपनी के। Equity share capital, as you know, is regular common stock of the company, having voting rights and rights to dividend. As far as preference share capital is concerned, ये एक दूसरा टाइप का कैपिटल होता है जिसपे टिपिकली वोटिंग राइट्स नहीं होती है, बट उनको जो डिविडेंड होता है, कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करती है और पे करती है, तो उसमें उसको प्रेफरेंस मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो पहले डिविडेंड दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है। तो ये टेक्निकली ये दो डिफरेंसेस हैं इन बिटवीन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, राइट। ये टिपिकली स्टार्टअप वर्ल्ड में इन्वेस्टर्स जो हैं ये जनरली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफर करते हैं ओवर इक्विटी शेयर कैपिटल, पर उनकी शेयर होल्डिंग जो है ये डिटरमिन होती है कि ऑन अ फुली डाइल्यूटेड बेसिस, फॉर एग्जांपल 10% है, 20% है, जितना इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स रखते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे जो कन्वर्ट हो जाए इक्विटी में अपॉन सर्टेन इवेंट्स। ओके, ठीक है। तो उस कन्वर्जन के बाद जो फुली डाइल्यूटेड बेसिस जिसको हम बोलते हैं, मतलब डाइल्यूटेड मतलब फुली डाइल्यूटेड मतलब सारे कन्वर्टेबल शेयर्स को अगर आप कन्वर्ट करो हाइपोथेटिकली, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, सबके पास इक्विटी आ जाएगा। तो उस इक्विटी में आपका क्या शेयर होल्डिंग है, फुली डाइल्यूटेड बेसिस पे एक इन्वेस्टर का शेयर होल्डिंग जो है
जो भी हो 10% या 20%, ये पता चलता है कि जो ये कन्वर्टेबल शेयर्स को कन्वर्ट करने के बाद जो इक्विटी शेयर्स मिलते हैं उसे फुली डाइल्यूटेड बेसिस पे। ठीक है, एक बार कन्वर्टेबल शेयर्स समझाओगे? सो कन्वर्टेबल शेयर्स ये होता है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स फॉर एग्जांपल, जो प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वी गिव अ कन्वर्टेबल नेचर टू दैट, कि प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट टू इक्विटी शेयर्स। ठीक है, वन टाइप ऑफ कैपिटल कन्वर्ट्स टू अनदर टाइप ऑफ कैपिटल वेयर यू आर एट पार विथ एवरी अदर शेयर होल्डर। तो दोनों में बस यही फर्क है कि प्रॉफिट शेयरिंग एक में हो रही है, एक में नहीं हो रही है। डिविडेंड का एस्पेक्ट रहता है कि द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैज अ प्रेफरेंशियल राइट टू डिविडेंड, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं होते, बट वो हम टिपिकली अग्रीमेंट में किसी तरह से कैप्चर कर देते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर फिर भी वोट कर पाएगा अपने प्रेफरेंस एज एट पार विद द इक्विटी शेयर होल्डर। बहुत बार, चलिए हम अभी कैपिटल की बात कर रहे हैं तो थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल में भी डिफरेंट क्लासेस हो सकते हैं, क्लास ए शेयर्स, क्लास बी शेयर्स, क्लास सी शेयर्स। प्राइवेट कंपनी में हम टिपिकली देखें तो क्लास ए शेयर रेगुलर इक्विटी हो सकता है, क्लास बी शेयर फॉर एग्जांपल शेयर्स विद लेसर वोटिंग राइट्स भी हो सकते हैं, क्लास सी शेयर्स रेगुलर वोटिंग राइट्स बट लेसर डिविडेंड राइट्स भी हो सकते हैं। तो ये जो है कंपनी लॉ हमें अलाउ करता है कि हम वी कैन प्ले अराउंड विद द कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि स्टार्टअप वर्ल्ड में we are able to tweak the nature of capital and find the right type of instrument for an investor. तो क्लास हम स्टार्टिंग में डिसाइड कर लेते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज भी कर सकते हैं। ये सब चेंज हो सकते हैं विद शेयर होल्डर अप्रूवल, ये सब चेंज हो सकता है। तो इन्वेस्टर जब आता है टिपिकली, जैसा मैंने कहा, दे वुड टिपिकली इन्वेस्ट इन कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो लॉजिकली उसको प्रेफरेंस शेयर चाहिए या फिर इक्विटी चाहिए? मेरे हिसाब से तो प्रेफरेंस चाहिए। प्रेफरेंस चाहिए उसे। फिर उसको कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी जब उसे फॉर एग्जांपल एग्जिट करना हो, या फिर शेयर का नेचर ही है कि इट्स कंपल्सरीली कन्वर्टेबल फॉर एग्जांपल। टाइम ड्यूरेशन भी होती है। सो ये जो है वी कैन सॉर्ट ऑफ प्ले अराउंड विथ ऑल ऑफ दिस, बट बिकॉज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज द नेम सजेस्ट इट्स प्रेफरेंशियल कैपिटल, इसीलिए इन्वेस्टर जो है इस टाइप के कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाहेगा और उसके कन्वर्टेबल नेचर देना चाहेगा, सो दैट दे आर एबल टू कन्वर्ट टू इक्विटी शेयर्स एट द टाइम ऑफ एग्जिट और एनी अदर इवेंचुअलिटी। तो प्रेफरेंस ये मतलब ये हो गया कि कभी डिल्यूशन आता भी है या फिर बैंकरप्सी भी आती है, तो सबसे पहले पैसे। That is absolutely correct. In case of an insolvency situation, a preference share capital is at a higher footing than an equity shareholder. Preference shareholder is at a higher footing than an equity shareholder. जैसे bankruptcy में अगर assets distribute करने, typically होता नहीं, कंपनी bankruptcy में तभी जाती है जब it is unable to pay its debts, broadly speaking. तो अगर वो creditor के पैसे ही नहीं दे पा रहा, तो उसके बाद क्या बचेगा शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करने को? तो थियोरेटिकली यस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रैंक्स हायर देन इक्विटी शेयर कैपिटल। इन एन इंसॉल्वेंसी सिचुएशन इट विल रिकवर मनी और कैपिटल बिफोर इन प्रायोरिटी टू द इक्विटी शेयर होल्डर, बट टिपिकली ऐसा होता नहीं है क्योंकि इस टाइप की सिचुएशन में क्रेडिटर को ही पूरे पैसे नहीं मिल रहे होते, तो शेयर होल्डर तो काफ़ी नीचे आते। तो मतलब क्लास ए ही मिलेगा इन्वेस्टर को या हम डिसाइड करते हैं? वो आप क्लास ए क्लास बी जो है, यू कैन ट्वीक, अलग अलग टाइप के आप राइट्स दे सकते हो, रिस्ट्रिक्शंस दे सकते हो, क्लास ए क्लास बी क्लास सी कुछ भी बना सकते हो। और कितने भी परसेंट प्रेफरेंस कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा, शेयर होल्डिंग इज डिसाइडेड ऑन अ फुली डाइल्यूटेड बेसिस, कि अगर वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है कन्वर्ट होता है इक्विटी शेयर में, आफ्टर कन्वर्जन क्या शेयर होल्डिंग होगा इज व्हाट द इन्वेस्टर इज एमिंग फॉर। तो वो जो है वो कन्वर्जन रेशियो वगैरह वो डिसाइडेड रहता है। कन्वर्जन रेशियो क्या हुआ? फॉर एग्जांपल 1 प्रेफरेंस शेयर विल कन्वर्ट टू 1 इक्विटी शेयर और मोर और लेस जो भी है, तो ये डिसाइडेड अप फ्रंट रहता है। तो इन्वेस्टर को शुरुआत में पता रहता है कि दिस मस्ट कन्वर्ट टू दिस मच इक्विटी शेयर कैपिटल विच विल गिव हिम दिस परसेंटेज इन द कंपनी। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए मान के चलता हूँ, मेरी कंपनी है, उसका पेड अप कैपिटल 1 करोड़ रुपए का है और 10 रुपए के शेयर रखे हुए मैंने पर शेयर, तो हमारे पास में 10 लाख शेयर्स आ गए। अब मुझे पैसा रेस करना है, कुछ भी XYZ मान के चलते हैं कि मेरे को 10 करोड़ रुपए रेस करने हैं, तो मुझे आइडियली अपने कितने शेयर देने होंगे? वो वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है। हाँ, तो मान के चलते हैं कि मेरे 100 करोड़ की वैल्यूएशन है और मैं 10% अपना डिल्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, और 10 करोड़ रुपए रेस कर रहा हूँ,
तो लॉजिकली मेरे को अपने 1 लाख शेयर्स देने पड़ेंगे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इक्विटी ना दे के प्रेफरेंस दे रहा हूँ। आप उसे मतलब 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स दे दो। अगर आपके शेयर कैपिटल में वो होना चाहिए, ऑथोराइज शेयर कैपिटल जिसे कहते हैं, आपने अभी पेड अप कैपिटल बताया, ऑथोराइज शेयर कैपिटल भी होता है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल में अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स ना हो तो आप प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू नहीं कर पाओगे। तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल में आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स आपके ऑथोराइज कैपिटल में है तो आप उसमें से इशू कर पाओगे प्रेफरेंस शेयर्स, एंड यू विल से कि फेस वैल्यू इतना प्रीमियम है प्रेफरेंस शेयर्स पे, और वो इतने प्रेफरेंस शेयर्स विल कन्वर्ट टू इतने इक्विटी। ठीक है, प्रीमियम का मतलब क्या हुआ? प्रीमियम बेसिकली एक फेस वैल्यू, जैसे आपने इक्विटी शेयर्स का कहा 10 रुपये फेस वैल्यू होता है टिपिकली, राइट? बट शेयर का वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी इज वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी, करेक्ट? सो अ कंपनी शेयर्स मे बी फार मोर वैल्यूएबल देन द फेस वैल्यू ऑफ द कंपनी, राइट? फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी बेसिस वैल्यूएशन कंपनी का एक शेयर 100 रुपये का हो सकता है, तो 100 माइनस 10 90 रुपीज़ वो शेयर प्रीमियम हो। ठीक है, तो इसके लिए पेड अप कैपिटल बढ़ाने की जरूरत तो नहीं है? नहीं, ऑथराइज्ड इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, एंड देन व्हाट कम्स इन एज contribution to capital is called paid up capital. ओके, मतलब ऑथराइजेशन बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ही नहीं तो आप इशू ही नहीं कर पाओगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको इक्विटी शेयर ज़्यादा इशू करने और आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनीज गेट इनकॉर्पोरेटेड विद टिपिकल 1 लाख शेयर कैपिटल, राइट? 10,000 शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच, 1 लाख ही हुआ ना। हाँ, तो अगर आपको राउंड्स रेज करने हैं, फंडिंग लानी है, तो ऑब्वियसली योर इक्विटी शेयर कैपिटल विल हैव टू बी सक्सेसिवली इंक्रीज्ड। तो शेयर होल्डर रेजोल्यूशन के द्वारा आप यू आर एबल टू इंक्रीज योर हेडरूम, इंक्रीज योर ऑथराइज शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रीएम्प्टिव राइट्स क्या कहता है कि अगर आपका कोई फ्यूचर में फर्दर इशू होता है तो मुझे प्रोपोर्शनेटली यू अलाउ मी टू पार्टिसिपेट इन दैट फ्यूचर फंडिंग राउंड, प्रोपोर्शनेटली। तो ये तो एक्चुअली लॉ भी है, राइट्स इशू कहते हैं इसे, कि अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भी इशू करना चाहिए इफ यू आर रेजिंग फर्दर कैपिटल, देन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैव फर्स्ट राइट। तो ये प्रीएम्प्टिव राइट हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि अगर मैं करंट कुछ वैल्यूएशन पे ले रहा हूँ उसी रेट पे उनको भी दे सकता हूँ ना? इसमें वैल्यूएशन की बात नहीं होती है। ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि अगर आप फ्यूचर फंडिंग, फ्यूचर राउंड्स रेज कर रहे हो, इफ यू आर इशूइंग मोर शेयर्स, then you must allow me to participate proportionately on the basis of my shareholding. That's all it says. ये जो वैल्यूएशन की अभी आप बात कर रहे थे, प्राइसिंग एंटी डाइल्यूशन वाली, ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस किया कि अगर आपने डाउन राउंड में किया तो आप मुझे एक्स्ट्रा शेयर इशू करोगे जस्ट सो दैट माय वैल्यू गेट्स प्रोटेक्टेड, तो ये एंटी डाइल्यूशन हो गया। फिर हम आते हैं, ये कुछ प्रोविजंस हैं विच आर टिपिकली शेयर ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शंस। हमने डिस्कस नहीं किया बट ये ऑब्वियस सी बातें हैं कि एक लॉक इन होता है कि प्रमोटर की शेयर होल्डिंग पे, फाउंडर की शेयर होल्डिंग पे एक लॉक इन रखते हैं कि जब तक हम इन्वेस्टेड हैं कंपनी में, जब तक इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है तो आप नहीं बेच सकते। 3 साल का पीरियड डाल दो, 5 साल का पीरियड डाल दो। ये अगेन नेगोशिएट होता है। अगर प्रमोटर फाउंडर बोलता है कि आई लाइक दिस बिजनेस बट आई वांट टू स्टे इन्वेस्टेड इन दिस बिजनेस ओनली फॉर 5 years, तो ये आप डिस्कस कर लो कि 5 साल तक आप नहीं कर सकते हो, उसके बाद आप बेचना चाहो तो मेरे अप्रूवल के साथ या उसके बिना भी बेच सकते हो। प्रोविजंस आ जाते हैं जैसे वेस्टिंग कहते हैं, वेस्टिंग ऑफ प्रमोटर शेयर्स। प्रमोटर के अगर 100 शेयर है तो इसे जो है हम एक लॉक बॉक्स टाइप ऑफ मैकेनिज्म में रखते हैं, बोलते हैं कि हम इन्हें जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही रिलीज करेंगे, जस्ट सो दैट द प्रमोटर इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ ही हैज स्किन इन द गेम। फिर कुछ ये और बिटवीन शेयर होल्डर्स कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है, जैसे हमने कहा एक लॉक इन, प्रमोटर का लॉक इन हो जाता है। फिर और प्रोविजंस होते हैं जिसे हम कहते हैं रोफो, रोफर, टैग, ड्रैग। तो रोफो और रोफर क्या होता है? रोफो होता है राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर। वेरी सिंपली पुट, अगर मुझे बेचने हैं शेयर्स तो मैं पहले आपको ऑफर करूँगा, ठीक है, कि आप मुझे ऑफर करो ये प्राइस, ठीक है। और राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल भी होता है। राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल मतलब मैंने जो है मुझे अपने शेयर्स बेचना है तो मुझे इस प्राइस पे बेचना है या फिर इस प्राइस पे मुझे ऑफर आई है तो मैं आपको अलाउ करूँगा कि आप वो जो है रिफ्यूज़ कर पाओ। आई विल अलाउ यू टू मैच दैट ऑफर, ओनली इफ यू रिफ्यूज़ देन आई एम एबल टू सेल टू द अदर पार्टी। तो ये दोनों इकट्ठे साथ साथ चले जाएंगे? हाँ, साथ साथ चलते हैं,
सो इन्वेस्टर के पास टिपिकली रोफर होता है, तो ये भी अगेन नेगोशिएट होता है। अगर हम वो अमेजोन वाली बात करके चले, ये जो फ्यूचर वाला हुआ था, ये वही वाला सीन हुआ एक तरह से कि अमेजोन ने ये कहा कि मेरे को ऑफर ही नहीं किया गया, करेक्ट, उन्होंने रिलायंस को पहले भेज दिया। करेक्ट, ऐसा था। उसमें और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, आई वुडंट वांट टू कमेंट ऑन इट बिकॉज इट्स सब जुडिस मैटर, कोर्ट में है, बट शेयर ट्रांसफ़र रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन ही था जिसके कारण ये सारा इशू आया। जैसे आपने कहा, अमेजोन थॉट दैट दे हैड अ राइट टू दो शेयर्स, बट वो जो है फ्यूचर ग्रुप परहैप्स डिड नॉट अग्री एंड दे वेंट अहेड एंड दे डिड अ डील विद रिलायंस। यही मेन इशू है। ठीक है, और टैग और ड्रैग क्या हुआ? तो टैग में ऐसा होता है कि किसी शेयर होल्डर को अगर शेयर्स बेचने, प्रमोटर को फॉर एग्जांपल अगर शेयर्स बेचना और मैं अलाउ कर दिया एज एन इन्वेस्टर कि आप जाके बेच दो, तो इन्वेस्टर शुड हैव अ राइट टू टैग अलोंग कि मैं अपने शेयर्स भी आपके साथ बेचूं। आप अगर 90% बेच रहे हो, कंपनी के एग्जिट कर रहे हो, अच्छी वैल्यूएशन है, मैंने भी एग्री कर लिया, तो आई हैव अ राइट दैट आई विल टैग अलोंग विथ यू। मेरे भी 10% शेयर्स आप बेचोगे, यू विल इंश्योर सेम प्राइस मुझे मिलेगा। जो थर्ड पार्टी इन्वेस्टर बायर जो है मुझे सेम प्राइस देगा, मुझे भी एग्जिट मिलेगा। ड्रैग उल्टा होता है। ड्रैग में ऐसा होता है कि अगर मुझे बेचना है तो मैं आपके भी शेयर्स बेचूंगा, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि सेम एग्जांपल ले ले, 90% 10%, राइट। द प्रमोटर वांट्स टू एग्जिट द कंपनी एंड लेट्स से terms of the sale are sort of acceptable, wants to exit the company, but ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई नया शेयर होल्डर आ जाए किसी कंपनी में 90% लेके एंड ही हैज़ टू डील विद अ न्यू सेट ऑफ पीपल। एक 10% शेयर होल्डर है जो उसे जानता तक नहीं है, तो वो चाहेगा कि उसे पूरा कंट्रोल मिल जाए। कंट्रोल डील अगर हो तो वो ऐसा तो नहीं चाहेगा 90% ले और 10% किसी और के पास रख दे, वो चाहेगा कि 100% मिले, ठीक है। तो डील सक्सेसफुल हो, इसलिए प्रमोटर या जो भी शेयर होल्डर जिसके पास 90% है, वो चाहेगा कि उसके पास एक ड्रैग राइट हो कि वो बाकी जो 10% या माइनॉरिटी शेयर होल्डर है ना, उसे अपने साथ ड्रैग कर ले। आई विल ड्रैग यू टू द सेल। तो ये टैग का उल्टा। मतलब फाउंडर को भी ट्रैक किया जा सकता है? फाउंडर को भी ट्रैक किया जा सकता है। ये एग्जिट रिलेटेड प्रोविजन में जैसे हमने डिस्कस किया था, इन्वेस्टर को अगर एग्जिट नहीं मिला तो इन्वेस्टर ड्रैग कर सकता है। यहाँ पे राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल मेरे पास है एग्जांपल के लिए, एज अ फाउंडर मैं मना भी कर सकता हूँ और आप मुझे ड्रैग भी कर रहे हो, तो क्या होगा? देखो, आपको तो पता है कि इन्वेस्टर के पास क्या राइट्स हैं, राइट। सो यू विल डिसाइड अकॉर्डिंगली। आपको पता चल जाएगा कि वो आपको ड्रैग करने वाला है, तो आप पहले अपना रोफर जो है वो एक्सरसाइज कर लो अगर प्राइस आपको ठीक लगता है, या फिर अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप यू विल अग्री टू गेट ड्रैग्ड। तो this is a cocktail of these rights, as we would like to। इसके रिगार्डिंग आप लोग हेल्प करते हो? हाँ, तो जो है what situation fits a particular fact situation, what kind of cocktail of rights fits a particular fact situation, फाउंडर के फेवर में क्या है, इन्वेस्टर के फेवर में क्या है, और हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम फाउंडर को फेवर कर रहे हैं तो हमें पता है हमें किस जगह ज़्यादा स्ट्रेस देना है, मतलब एग्जिट रिलेटेड प्रोविजंस फॉर एग्जांपल, जिसमें ज़्यादा प्रेशर ना आ जाए फाउंडर पे, तो हम वो कोशिश करते हैं। रेप्स एंड वारंटीज जो है हम काफ़ी नेगोशिएट करते हैं ताकि हमारा जो लायबिलिटीज़ जो है उसके अराउंड जो रेप्स एंड वारंटीज ब्रीच होती तो इन्वेस्टर को क्या मिलता है, इट ही हैज़ अ राइट टू ब्रीच, सू फॉर डैमेजेस एंड सू फॉर इंडेमनिटी। इंडेमनिटी एक प्रोविजन होता है बेसिकली दैट इफ समथिंग गोज रॉन्ग, इफ देयर इज अ ब्रीच इन द कंपनी, देन द person who's responsible for the breach will indemnify the investor. Typically, let's say अगर कोई loss हुआ, for example, the company has given a representation that there is no tax case pending against them. ठीक है, आगे जाके वो पता चला कि ये representation जो है वो wrong थी, ठीक है। इसको जो है प्रमोटर ने या तो छुपाया या तो वॉलंटरली या इनवॉलंटरली, कुछ भी हो सकता है। तो आगे जाके पता चला कि एक 100 करोड़ की लाइबिलिटी है। 100 करोड़ ज़्यादा अमाउंट है, चलो 10 करोड़ की लाइबिलिटी है, टैक्स केस एक पेंडिंग है। ये तो डिस्क्लोज ही नहीं किया था, कि डिस्क्लोज करते तो इन्वेस्टर वुड हैव बीन उसको जो है वो वैल्यूएशन में या तो एडजस्ट कर लेता या तो डील ही नहीं करता।
तो बाद में उसे पता चला, तो ये ब्रीच सिचुएशन हो गया कि ये रिप्रेजेंटेशन आपने ब्रीच कर दी। एक टैक्स केस पेंडिंग था, आपने ना तो ड्यू डिलिजेंस में दिखाया, ना आपने डिस्क्लोज किया, डिस्क्लोजर लेटर जो हमने डिस्कस किया। तो ब्रीच सिचुएशन में अभी ये जो है इन्वेस्टर को कैसे मतलब हाउ टू मेक गुड द इन्वेस्टर। Investor would want to rely on a provision which is called an indemnity. Simply put, it says that if there is a breach, then you will indemnify me for all the losses. ओके, पैसे नहीं है तो मतलब पैसे नहीं होते तो फिर कुछ नहीं होता है अल्टीमेटली तो। बट सो एज आई सेड, ऑल ऑफ दीज राइट्स आर बेसिकली राइट्स ऑन पेपर। मोस्ट आर इन्फोर्सेबल, ऐसा नहीं कि इन्फोर्स नहीं होता, बट फैक्ट सिचुएशन ऐसा हो कि किसी के पास पैसे ही नहीं है तो फिर आप क्या ही रिकवर करोगे उससे, राइट? तो आप कंपनी को ट्रैक करते हो, आप प्रमोटर्स को इंडिविजुअली ट्रैक करते हो, उन सबसे अगर आपको मिला के मिलजुल के अगर मिल गया नहीं मिला तो आप क्या ही करोगे। तो आपको पता रहता है नहीं मिलेगा तो आप इनफैक्ट कोर्ट ही नहीं जाओगे। सो these rights then remain on paper, but it's important to have these rights. ठीक है, आगे क्या? ESOP related provisions, इतना हम पूल बनाएंगे ऐसे, you know, किस किस को ग्रांट करेंगे ESOPs। एफर्मेटिव वोटिंग राइट्स वही है जो रिजर्व मैटर आइटम्स हमने डिस्कस किए, गवर्नेंस रिलेटेड। फिर हो गया एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन होता है लिक्विडेशन प्रेफरेंस, लिक प्रेफ बोलते हैं इसको। बेसिकली इसमें क्या होता है, बोलते हैं कि अगर कोई लिक्विडिटी इवेंट होती है कंपनी में, फॉर एग्जांपल कंपनी बिक रही है, ठीक है, तो जो है मुझे मेरे पूरे पैसे वापस मिलेंगे अलॉन्ग विथ माई जो IRR हमने कैलकुलेट किया है वो पहले पैसे मुझे मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब इस टाइप के प्रोविजन, अगेन प्रोटेक्टिव प्रोविजंस होते हैं, बहुत कम ट्रिगर होता है ये सब। फिर इंफॉर्मेशन राइट्स हो गए कि आप इस टाइप की इन्फॉर्मेशन हमें 30 दिन में दोगे, आप अपने अकाउंट्स जो है मंथली MIS दोगे मुझे विद इन 7 days ऑफ एक्सपायरी ऑफ एवरी मंथ। इन्फॉर्मेशन राइट्स होते हैं इन्वेस्टर्स के पास। फिर एग्जिट मैकेनिज्म हो गया जो हमने डिस्कस किया, IPO, स्ट्रेटेजिक सेल, ड्रैग अलॉन्ग, तो ये हमने डिस्कस कर लिया एग्जिट। फिर हम आते हैं ये कंडीशंस प्रेसिडेंट हमने डिस्कस की कि क्या कंडीशंस होंगी बिफोर द इन्वेस्टर फाइनली पुट्स इन द मनी। स्टैंड स्टिल प्रोविजंस होते हैं, इसमें क्या होता है बेसिकली इन्वेस्टर ये चाहता है कि फ्रॉम द टाइम वी साइन द डॉक्यूमेंट, द टर्म शीट, टिल द टाइम वी एक्चुअली इन्वेस्ट, देयर शुड बी अ स्टैंड स्टिल ऑन द कंपनी। मतलब आप ऐसा कुछ नहीं करोगे जो सडनली वैल्यू डिस्ट्रक्टिव हो जाए आपकी कंपनी में, राइट? क्योंकि इन्वेस्टर ने, एज आई सेड अर्लियर, कि टिपिकली तो टर्म शीट के टाइम पे ही वैल्यूएशन डिसाइड हो ही जाती है, ठीक है। तो आप बिटवीन द टाइम ऑफ साइनिंग द टर्म शीट साइन एंड द टाइम ऑफ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, जो भी 2 महीने, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जो भी टाइम रहता है, उस बीच में आप ऐसा नहीं करोगे कि कुछ वैल्यू डिस्ट्रक्टिव काम कर लो आप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, आप कोई सब्सटेंशियल लोन नहीं लोगे, बड़ा लोन ले लिया आपने, इतनी बड़ी लाइबिलिटी खड़ी कर दी बिटवीन टर्म शीट एंड इन्वेस्टमेंट, तो लाइबिलिटी बढ़ गई कंपनी की, तो ये आप नहीं करोगे। हाँ, अगर ज़रूरत है, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे आके पूछ लो, तो मैं आपको परमिट कर दूंगा। तो एक स्टैंड स्टिल प्रोविज़न होता है। फिर रिप्रेजेंटेशन और वारंटीज़ होगी जो हमने बात कर ली। अप्रूवल्स की बात होगी कि अगर कोई अप्रूवल चाहिए गवर्नमेंट का या किसी थर्ड पार्टी का, किसी लेंडर का अप्रूवल चाहिए तो वो आप लोगे। इवेंट्स ऑफ डिफ़ॉल्ट हमने डिस्कस कर लिए। फिर हम आ गए वो जो हमने बॉयलर प्लेट जो हमने डिस्कस की थी, एक्सपेंसेस, ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस जो हमने जो बात की कि कौन हु इज़ गोइंग टू पे, वो है इसमें। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी हमने डिस्कस की, एक्सक्लूसिविटी हमने डिस्कस की, वो है। टर्मिनेशन, मतलब टर्म शीट कब टर्मिनेट होगी, टिपिकली 3 महीने का अगर टाइम पीरियड है एक्सक्लूसिविटी, तो 3 महीने के बाद टर्मिनेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। हमने डील नहीं की तो टर्म शीट एक्सपायर और फिर देन वी आर बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। फिर गवर्निंग लॉ एंड जुरिस्डिक्शन, इंडियन लॉ जो है दैट विल अप्लाई टू दिस टर्म शीट, और वी विल गो टू मुंबई कोर्ट्स फॉर एग्जांपल और दिल्ली कोर्ट्स फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ डिस्प्यूट। तो ये हमारा एक सिंपल सा टर्म शीट। मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।